एक फीमेल बॉडी अंदर से 3 से 4 बार बदलती रहती है। अभी सोसाइटी ने ना एक स्टैंडर्ड बना दिए है कि बॉडी हो तो ऐसा होगा तो बराबर है, कलर हो तो ऐसा होना चाहिए, आईज़ हो तो ऐसे हो, कान हो तो ऐसे हो, हाथ हो तो ऐसे हो। तो मुझे लगता है इस सारी चीज़ों से ना ऊपर उठो। ये कहते हैं कि अगर एक वुमेन जिम करती है तो उसका जो बॉडी है एक मेल जैसा दिख जाता है, बॉडी शेप। क्या है? जाती थी घर आके रोती थी कि नहीं हो रहा है माँ, मैं कल से नहीं जाने वाली। माँ फिर से भेज देती थी जाओ करके। ये फील्ड कितना सेफ है, स्पेशली तब जब कोई कंपटीशन लेवल पे जाना चाहता है, वुमेन के लिए कितना सेफ है। बिकिनी के लिए नहीं फील हो गया, लेकिन फ्रैंकली बात बताऊँ मैं आपको, अच्छा, लोगों का कहना ये है कि तुम मॉर्निंग को जिम में जाओ, बॉडी अच्छी बनेगी, शाम को जो जाते हैं उनका अच्छा नहीं बनता है। ये कहाँ तक सही है, क्या है ये? फिल्मों जैसा ड्रास्टिक चेंज होता नहीं है रियल लाइफ में। ये जो जिम बॉडी बिल्डर, उनको सेक्स नहीं करना चाहिए या सेक्स करने से प्रॉब्लम होता है? सर अगर ये चीज़ सही होती ना तो अपने इंडिया में कोई मोटा नहीं होता। जिनका जो वर्क लाइफ है उनका ज़्यादा फिजिकल, जैसे कि मजदूर, कोई फार्मर है, इनको जिम करना चाहिए या नहीं? क्योंकि उनका ऑलरेडी एक्सरसाइज हो रहा है वहाँ पे। मेंस्ट्रुएशन डेज में एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 18 से पहले अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपका हाइट ब्लॉक हो जाएगा। बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा। पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का कोई पर्सन आना चाहता है इस फील्ड में और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो पॉसिबल है? मैंने तो मेरा भाई खोया है, लेकिन एक माँ ने अपना बेटा भी खोया है। खेलो खेलो तो सर्टिफिकेट लो, उसमें ज़्यादा फायदा होगा स्टडी से। एक ट्रेनर का ट्रिक रहता है लास्ट मोमेंट सिल्वर से गोल्ड लाने का, तो वो सारी चीज़ें रहती है, वो पीछे वो चलती रहती है ग्रीन रूम में। हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं एंटब स्पॉटलाइट। एक लर्निंग, एक मोटिवेशन, इंकरेजमेंट और कुछ इमोशन जर्नी के साथ। आज हमारे साथ एंटब स्पॉटलाइट में है मॉडल फिजिक एथलीट पूनम शिंदे जी। पूनम जी के लिए कुछ लाइनें लिखे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। छोटी उम्र में सिर से पिता का साया उड़ जाना, माँ के आंसू अभी सूखे नहीं थे, भाई का साथ छूट जाना, रूह अभी कांप ही रही थी, शारीरिक बीमारियों से लड़ रही थी, तकलीफें पहाड़ बन के खड़ी थी, पर माँ का हौसला अटूट था, लड़ गई वो हर परेशानी से निडर होके, उसका जीतना तो तय था। पूनम जी, आपका स्वागत है एंटब स्पॉटलाइट में। बहुत अच्छी। मैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माँ, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। और आपको आने के लिए इस शो में, हमारे एक कहने पे आप आ गए। कैसे आपके फैमिली, कैसे चल रही लाइफ? फैमिली इज़ ऑल गुड, सब अच्छे से चल रहा है। अभी तो जिम सेटअप भी हो गया है, तो लाइफ हमेशा ही अच्छे चलता है, अभी भी अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि मेरा देखने का तरीका ही लाइफ को ऐसा है, तो मुझे हमेशा सब कुछ अच्छा ही दिखता है। आपको थोड़े बहुत बता सकती हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए क्या नहीं आए, अगर आपको प्रॉब्लम्स लगते होंगे हम जानना चाहेंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया। मॉडल फिजिक एथलेट हो, ब्रॉन्ज मेडल मिस इंडिया 2024, गोल्ड मेडलिस्ट मिस थाने, 2 टाइम सिल्वर मेडल मिस महाराष्ट्र। यस। इस जर्नी में आपको आने के लिए आप हमें आपका पर्सनल लाइफ बताइए, क्या था, हम जानना चाहेंगे वो थोड़ा डीपली। मैं 9 महीने की थी जब मेरे पापा का एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट होके मैंने उनको खो दिया। तो हम 3 बच्चे थे, मेरे बड़े भाई, फिर मेरी बहन, फिर मैं। हम 3 बच्चे थे। मम्मा ऐसे ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, वो कुकिंग बहुत अच्छे से जानती थी। वो हमेशा बोलती है कि वो ब्लेस्ड है कि उसको एटलीस्ट भगवान ने एक स्किल दिया है, वो कुकिंग। तो खाना बनाने का काम करके हम तीनों को भी उसने बड़ा किया। मैं 9 मंथ की थी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब पापा गुजर गए, तो मुझे तो पापा ऐसे कुछ ऐसा याद नहीं है। मेरे लिए मेरे पापा, मेरा भाई, सब मेरा भाई ही था। मतलब एक मेल फिगर मेरे लाइफ में सिर्फ मेरे भाई ये थे। 10th स्टैंडर्ड में हम लोग भिवंडी से अंबरनाथ शिफ्ट हो गए। दीदी और मेरा कॉलेज था। भाई ने तो 7th स्टैंडर्ड से ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, क्योंकि हम दोनों के पढ़ाई में बहुत खर्चा होता था। मम्मी भी काम करती थी, दादा भी काम करता था, हम दोनों पढ़ रहे थे।
तो ये चीज़ें जब हो रही थी तब मेरे रिलेटिव सब वो भी मम्मी को बोलते थे कि तू सिर्फ लड़कियों को पढ़ा रही है, लड़के को पढ़ा नहीं रहे ये। तो ये चीज़ में मैं बोलूँगी कि मेरी मम्मी का मेंटालिटी ऐसे था कि जो बच्चा मेरा पढ़ रहा है उसको पढ़ने दे रही हूँ, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, जो काम करना चाहता है, जैसे कि बेसिकली दादा बड़े थे तो वो काम पे जा रहे थे, हम तो अभी छोटे थे तो हम लोग पढ़ाई में ऐसे देखा जाए तो मेरी दीदी बहुत स्कॉलर थी। वो 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आई थी पूरे भिवंडी में, और मैं तो सिर्फ खेलती थी, पढ़ाई थोड़ा बहुत कर लेती थी, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। यस, बेसिकली बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद अंबरनाथ में आए, वो मेरा 11th का एडमिशन कॉलेज में वो भी स्पोर्ट्स कोटा से हुआ था, तो स्पोर्ट्स से बहुत फ़ायदा हुआ है। दीदी को 90% की वजह से एडमिशन मिल गया था, मुझे स्पोर्ट्स कोटा की वजह से 60% पे भी एडमिशन मिल गया था। और इस पर एक फ़नी चीज़ ऐसे है कि मैं 60% में फर्स्ट लिस्ट में थी CHM में, और दीदी को 90% लेके भी थर्ड लिस्ट तक वेटिंग लिस्ट पे थी। तो खेलो तो सर्टिफिकेट लो, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा स्टडी से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर अंबरनाथ में आने के बाद 2015 में मेरे भाई का एक ट्रेन एक्सीडेंट में मैंने उनको भी खो दिया, भाई नहीं है रहे। उसके बाद लाइफ पूरा 360 चेंज हो गया था मेरा, कि भाई नहीं है, अभी मेल फिगर नहीं था मेरे लाइफ में। थोड़ा झेल नहीं पाई थी वो सदमा में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। उस सारे मतलब सिचुएशन में मम्मी भी ऐसा, उसने अपना बेटा खोया था। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मुझे ध्यान देने के लिए भी कोई था नहीं। मम्मी खुद अपने आप को संभाल रही थी, दीदी अपने आप को संभाल रही थी, और मुझ पे ध्यान देने के लिए कोई था नहीं। उस पीरियड में बहुत ज़्यादा बीमार हो के मुझे एक बीमारी हो गई थी, टीबी बोल सकते हो आप उसको, जिसकी वजह से कफ हो गया था, बहुत ज़्यादा लंग्स में प्रॉब्लम हो गया था, और वो इतने ज़्यादा लेवल तक बढ़ गया था कि डॉक्टर ने मम्मा को बोल दिया था कि आपका एक बेटा खो गया, अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो और एक बच्चा खो जाएगा आपका। तो उस टाइम पे मेरी मम्मा तो हीरो थी। वो मतलब दादा गुजरने के 10वें दिन पे वो काम पे जाना शुरू किया उसने, कि मेरा एक बच्चा तो गया, दूसरा बच्चा बचना चाहिए। और मुझे वो सदमे से बाहर निकलने के लिए कम से कम 6 महीने निकल गए थे। 6 महीने के बाद जाके रियलाइज़ हुआ था कि मैंने तो मेरा भाई खोया है, लेकिन एक माँ ने अपना बेटा भी खोया है। तो इसलिए फिर उठी, अभी कुछ तो करना चाहिए, और ये ठान लिया था। उठ तो गई थी, लेकिन सब फिल्मों जैसा ड्रास्टिक चेंज होता नहीं है रियल लाइफ में। जो मेडिकल कंडीशन से उठ गई थी, उसके बाद बॉडी पहले जैसा था नहीं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन में थी या फिर जैसे एथलीट में थी, वैसे बॉडी रिस्पॉन्स कर नहीं रहा था। मतलब नॉर्मल ढंग से चल नहीं पाती थी मैं। मेरी मम्मा ने मुझे ना पुलिस एकेडमी में डाल दिया था कि तू जा उधर। आई डोंट नो उसने क्या सोच के डाला। सिर्फ उसका इंटेंशन ये था कि मेरा बच्चा जो पहले से खेलता कूदता था वो अभी ऐसे बेड पे पड़ा हुआ नहीं चाहिए, या फिर ऐसे वीक नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने मुझे पुलिस एकेडमी में डाल दिया। अच्छा, आपको पता भी नहीं कुछ? मुझे पता भी नहीं था, उधर डाल दिया था। मेरा तो पूरा फोकस, वो जो गैप हो गया था मुझे 1 ईयर का, TY में थी, मतलब बेसिकली जब ये सब हुआ था मेरा, तो वो री एग्ज़ाम देने में ही मेरा पूरा फोकस था कि अभी वो फिर से पढ़ाई होगा मुझसे या नहीं। और उसमें मम्मी ने मुझे इसमें भी डाल दिया था कि जा उधर। तो वो फिज़िकली कर नहीं पाती थी वो सारी चीज़ें। जैसे कि पुलिस एकेडमी में आपने देखा होगा कि वहाँ पे रनिंग एंड ऑल, वो जो भी इवेंट्स रहते हैं, वो जो कैटेगरी रहता है उसमें सिलेक्ट होने के लिए शॉर्ट पुट ज़रूरी रहता है, लॉन्ग जंप ज़रूरी रहता है, या फिर रनिंग ज़रूरी रहता है। तो वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी, करने की कोशिश तो कर रही थी, और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ना मुझसे ना वो डाइजेस्ट भी नहीं हो रही थी कि मुझसे हो नहीं रही है करके। जाती थी, घर आके रोती थी कि नहीं हो रहा है माँ, मैं कल से नहीं जाने वाली। माँ फिर से भेज देती थी, जाओ करके। तो फिर से जाती थी, फिर से हार के आती थी। ऐसा पूरा 2 साल का वो सिलसिला चलता रहा कि जाएंगे उधर, जितना हो सकता है उतना करेंगे, सब लोग अपने से आगे निकल रहे, हम फिर भी पीछे चलते रह रहे। ऐसा वो 2 साल तक। और 2 साल तक हाँ, पुलिस भर्ती का भी ट्राई किया, एक बुरी तरह से फेल हुई थी उसमें मैं। रिटर्न तो पास आउट हो जाती थी, फिज़िकल तक पहुंच नहीं पाती थी। कि रिटर्न ठीक है, पढ़ाई तो कर लेते थे, लेकिन फिज़िकली लिमिटेशंस थे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा हुआ कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी वजह से मुझे एक दूसरा रास्ता मिल गया।
कि वहाँ जब सिलेक्ट नहीं हो पा रही तो किसी ने मुझे बोला था तुझ में स्ट्रेंथ कम है या फिर स्टेमिना कम है ना, तो उसके लिए ना जिम जाओ। जिम जाते हैं ना तो स्ट्रेंथ बढ़ता है। ऐसे बेसिकली पुलिस भर्ती में एक इवेंट रहता है शॉर्ट पुट, वो जो 4 kg का गोला रहता है जिसको फेंकना रहता है, उसको फेंकने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए ना, हाथ में ताकत चाहिए। तो उसके लिए जिम ज्वाइन किया। फिर जिम ज्वाइन करने के बाद वहाँ इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो जैसे जिम में गई, जिम में वो सर का बहुत सर खाती थी मैं कि सर ये मशीन किस लिए, वो मशीन किसके लिए, इससे क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा एंड ऑल। सर ने थोड़े ही दिन में कंटाल के मुझे बोल दिया कि बच्चा एक एकेडमी रहता है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछो, आपको आपके क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। बेसिकली तब जाके पता चला कि ये सब सर्टिफिकेशन करने के लिए या फिर ट्रेनर बनने के लिए ऐसा कोई स्कूल होता है जहाँ पे जाके हम सीख सकते हैं और हम लोग ट्रेनर बन जाएंगे। तो आई वाज लाइक ये अच्छा है कि खुद का ही बॉडी बनाओ और उसके लिए लोग हमें पैसा भी देंगे, तो ये तो सबसे बेस्ट है ना। तो मतलब मुझे लगेगा कि मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन बन गया ऐसे। तो एकेडमी में गई, फर्स्ट एकेडमी में गई, वहाँ पे पूछा कि कैसे होता है ये सब, उन्होंने सब प्रोसेस वगैरह सब बता दिया। उसके साथ फ़ीस भी बताया कि ये फ़ीस भी पे करना होता है। तो एक अराउंड 45,000 तक बता दिया था, जो मेरे बजट से बहुत बाहर था। मतलब मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा लेती थी घर में, वो सब राशन एंड ऑल उसमें ही, रेंट वगैरह उसमें ही चला जाता था। उसमें मैं उससे कैसे मांगूँ कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके लिए इतना पैसा लगेगा। तो एकेडमी और ढूंढे और एक एकेडमी मिली जहाँ पे फ़ीस थोड़ा कम था, उससे भी आधा 18,000, जो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है ये तो है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि 18,000 भी नहीं थे मेरे पास, कि 18,000 45,000 के सामने कम है, लेकिन वो भरेंगे कैसे। तो वहाँ पे जाके एकेडमी में बोल दिया मैंने वो सर को कि सर मेरा बहुत मन है ये सब करने का, बहुत मतलब ये पैशन है मेरा, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास, कैसे क्या कर सकते हो। तो वो एकेडमी बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे। उन्होंने बोल दिया कि हम आपके लिए ये फ्री में तो नहीं दे सकते, लेकिन एक मदद कर सकते हैं कि हम आपको जो सर्टिफिकेशन के बाद प्लेसमेंट्स मिलते हैं ट्रेनर्स जॉब के लिए, वो आपको हम सर्टिफिकेशन से पहले ही दे देते हैं, कि जहाँ पे भी ट्रेनर्स के रिक्वायरमेंट्स है उनके एड्रेस नंबर्स हम दे देते हैं, आप जाके इंटरव्यूज़ दो, अगर आप पास हो गए तो आपका कुछ तो इनकम स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे ये अच्छा लगा, कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो गई वहाँ पे जहाँ पे भी वैकेंसीज थे, बहुत जगह से रिजेक्शन मिले कि आपको सर्टिफिकेशन पहले कर लो उसके बाद हम लोग जॉब दे देंगे। प्लस पॉइंट ये था कि लड़की फीमेल ट्रेनर्स थोड़े कम मिलते हैं। तो एक जगह पे रिक्वायरमेंट था, उन्होंने ले लिया मुझे, विदाउट सर्टिफिकेशन ले लिया। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हम आपको सिखाएंगे, आपको वैसे करना है, तो सीखने को भी मिल जाएगा, उसके साथ पैसा भी मिल रहा है, अपना कोर्स भी हो रहा है साइड बाय साइड। तो थाना में जॉब लगा, 8,000 फी सैलरी था स्टार्टिंग। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक टाइमिंग रहता था, ड्यूटी आवर्स रहते थे। फ्लोर पे खड़े रहो पूरा 8 घंटा, बैठने को भी नहीं मिलता था, कुछ नहीं, सिर्फ एक 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता था बीच में, जिसमें वॉशरूम वगैरह जाना है, खाना पीना करना है, वो 10 मिनट्स में कर लो, बाकी पूरा टाइम फ्लोर पे एकदम अलर्ट खड़े रहो। तो करते थे क्योंकि करना तो था, ऑप्शन नहीं था कोई और ना। कर लिया वो जो भी 8,000 मिलता था उसमें से 7,000 एकेडमी में भर देती थी। एकेडमी में मुझे इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी मिल गया, फीस का इंस्टॉलमेंट में भरो, 7,000 वहाँ पे भरो, बाकी का जो 1,000 है वो ट्रेन का पास निकालो एंड ऑल, उसमें थोड़ा बहुत कभी कुछ वड़ा पाव वगैरह खा लिया। उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था ना न्यूट्रिशन एंड ऑल, तो सीख रहे थे। तो वैसे करके सर्टिफिकेशन हो गया मेरा। जब आपका सर्टिफिकेशन होने के बाद भी आप उसी जिम में ट्रेनर थे ऐसा, या कहीं और ट्राई किया आपने? अच्छा, बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि मेरे दादा का ट्रेन एक्सीडेंट ही हुआ था, तो उसके बाद ना मेरी मम्मी का एक फोबिया बैठ गया, डर बैठ गया है ट्रेन से। वो ना मुझे ज़्यादा ट्रेन से ट्रैवल करने नहीं देती। वो कोर्स भी मैंने उसको बोला था मम्मा 3 महीना ही है, मैं चली जाती हूँ, अभी कैब का अगर ऑप्शन तो है नहीं, मुझे जाना पड़ेगा ऐसे। इसलिए वो 3 महीना तो कैसे तो मुझे छूट मिल गया। उसके बाद मम्मी का ऐसा था बच्चा ट्रेन से नहीं जाने, अम्बरनाथ में करो जिधर हो सकता है। भाई मम्मा को कौन समझाएगा कि ये ट्रेनर अम्बरनाथ में क्या करेगा उसका। मुझे उस टाइम पे मेरा मेंटालिटी ऐसा था कि ट्रेनर्स का लाइफ या फिर ये फिटनेस इंडस्ट्री मुंबई में या फिर मुंबई से बाहर, मतलब उधर ही जाएंगे तो ही जाके हमें उतना पे मिलेगा।
ऐसा एकेडमी में भी तो ऐसे ही सिखाया गया था कि ये साइड का जो क्राउड है क्योंकि वहाँ पे बेसिकली अवेयरनेस ज़्यादा है फिटनेस के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें मम्मी की सुननी पड़ती है, तो अंबरनाथ में ही ट्राई किया। फिर वो जॉब छोड़ना पड़ा कि अंबरनाथ में देखते हैं कहीं पे ट्रेनर्स का ऐसा जॉब है क्या। ढूंढा तो मिल गया अंबरनाथ में, हाँ, लेकिन 8000 में ही मिल गया, ऐसा नहीं कुछ अलग मिला। 8000 से ही स्टार्ट किया, तो फिर अंबरनाथ में एज अ ट्रेनर मेरा जर्नी शुरू हो गया। अच्छा, ट्रेनर को 8,000 मिलता है क्या हर जगह? हाँ, अभी भी ऐसे नहीं हर जगह 8000 मिलता है। आप मुंबई तक जाओगे वगैरह तो अलग रहता है, लेकिन कल्याण थाना तक देखोगे तो ऐसे ही रहता है पर आवर 1000। तो 8 आवर करोगे तो 8000, 15 आवर्स करोगे तो 15000 आवर बेसिस पे रहता है। बेसिकली फ्रेशर ट्रेनर को, जो जस्ट पास आउट होके फ्रेशर है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है ये फील्ड में कि आप कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, कितने ज़्यादा क्लाइंट आपने हैंडल किए, उसके बेसिस पे आपका सैलरी बेस रहेगा। ये डे वाइज 8 आवर का बोल रहे हो या फिर आप मंथ वाइज? मंथ वाइज ओके, मंथ का 8,000। 8000, यस। ये एक्चुअल रियलिटी है फिटनेस इंडस्ट्री की। एज ए ट्रेनर अगर कोई बन जाता है तो हमें लगता है कि अभी लैक्स में कमाएंगे, अभी हम लोग सेलिब्रिटी ट्रेनर बन जाएंगे और ऐसा होता नहीं है। सर्टिफिकेशन करने के बाद आप उतना एक्सपीरियंस होने तक या फिर आपका वो क्लाइंट बेस होने तक आपको स्टार्ट 8000 से ही करना पड़ेगा। अर्निंग 8,000 था, और घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, तो आपने ये कंपटीशन तक कैसे आया और अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया ये सारी चीजों के लिए? ओके, ऐसे नहीं कि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। मम्मा तभी भी जॉब पे जाती थी, वो कर लेती थी, और मेरा कुछ जो भी 8000 आता था वो स्टार्टिंग था। ये फील्ड में बेसिक सैलरी मैंने बता दिया आपको 8000 आवर्स वाइज। लेकिन ये फील्ड में एक चीज़ और है, पर्सनल ट्रेनिंग। पर्सनल ट्रेनिंग इन द सेंस जो ट्रेनर्स जो सिखाते हैं, जैसे कि सारे क्राउड, सारे लोग जो होते हैं वो जनरल क्लाइंट रहते हैं। उनमें से अगर कोई आके बोलता है कि हमें पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, तो उनके हम लोग पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं। तो उनके चार्ज अलग रहते हैं। तो अगर आप जिम का मेंबरशिप पे कर रहे हो, समझो 2000 या फिर 250, ऐसे कुछ जिम का मेंबरशिप है, लेकिन आपका पर्सनल ट्रेनिंग का चार्जेस 10,000 या फिर 15, डिपेंड अपॉन कौन सा जिम में जा रहे हो आप, वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आपको। तो उसमें से जो एक रेशो होता है वो जिम का रेशो होता है, और एक रेशो होता है जो ट्रेनर का होता है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि पर्सनल जो रेशो रहता है उसमें तो एक ट्रेनर नहीं रहता है, वो एक एज अ पार्टनरशिप में करता है जिम ओनर के साथ, कि 60-40 का रेशो रहेगा या 50-50 का रेशो रहेगा। तो उसमें एक ट्रेनर बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत ज़्यादा कमा भी सकता है। तो वो ट्रेनर के हाथ में रहता है कि वो कैसे सिखा रहा है, उसके पर्सनल ट्रेनिंग के क्लाइंट्स कितने ज़्यादा है, तो उसका सैलरी भी उतना ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छे खासा सैलरी आ जाता था, 50-60,000 घर में आ जाता था। मेहनत भी उतना करना पड़ता था। फिर उसमें आवर्स नहीं देख सकते, क्लाइंट जिस टाइम पे अवेलेबल है हमें उस टाइम पे अवेलेबल होना पड़ता है। तो मुझे याद है कि मैं सुबह 6 बजे से मेरे क्लाइंट शुरू हो जाते थे 11-12 बजे तक। फिर उसके बाद आफ्टरनून में थोड़ा सा मेरा एक्सरसाइज एंड ऑल वो सब करके शाम को फिर से 4 से रात को 11 बजे तक क्लाइंट्स रहते थे। तो क्लाइंट जिस टाइम पे अवेलेबल है हमें भी अवेलेबल होना पड़ता था, उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ता था, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता था। तो फिर आप इस फील्ड में अपने कंपटीशन के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया? ओके, तो एज ए ट्रेनर मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। थोड़े महीने में पर्सनल क्लाइंट भी बढ़ते गए, और मुझे वो जो मेरा ये थिंकिंग था कि अंबरनाथ में मैं इतना कमा नहीं पाऊँगी, वो टूट गया। कि अंबरनाथ में भी अच्छा खासा सैलरी उठाने लगी मैं, मज़ा आने लगा, क्लाइंट्स बढ़ने लगे, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ने लगा, उनको सिखाना, मेरा सीखना, ये सब चीज़ें चालू थी। लेकिन वो अंदर का वो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, वो कहीं पे थोड़ा सा नर्वस हो गया था कि खेलने को नहीं मिल रहा है ना कुछ, ये तो सारी चीज़ें काम की होने लगी। ये क्लाइंट आ रहे सिखा रहे, फिर से क्लाइंट आ रहे सिखा रहे, सुबह उठो रात को घर पे जाओ, फिर से सुबह उठो, वो सब रूटीन चालू है। उसमें मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ तो खेलना है, मतलब वो बच्चा था ना अंदर का जो खेलता है हमेशा। तो मेरे जो ओनर थे अजय नायर, उनको, वो खुद एक बॉडी बिल्डर है, वो खुद एक एथलीट है। अजय नायर ये आपके ऑनर मीन्स आप जिम के ओनर है। ठीक है, आप इसी जिम में सिखा रही थी और आप पर्सनल ट्रेनिंग भी दे रही यस यस यस, उसी जिम के जो ओनर थे वो खुद एक बॉडी बिल्डर एथलीट है। थी? उनको जाके फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स अगर फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने पहले जाके, मेरे माइंड में ऐसा था कि जिम में जाऊंगी तो मैं वेट लिफ्टिंग करूंगी। मैं वेट्स वहाँ पे रहते हैं, तो जिम में जाते वेट, जैसे नॉर्मली हर किसी का रहता है कि जिम में जाके वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो मैंने सर को पूछा था, सर मैं ये वेट लिफ्टिंग वाला जो गेम रहता है, पावर लिफ्टिंग भी बोलते हैं उसको, वो खेल सकती हूँ? क्योंकि उसका कुछ नॉलेज नहीं, खेलना है तो कैसे खेलना है, फिर कैसे जाना है कंपटीशन के लिए वगैरह।
तो मेरे सर ने, मेरे कोच ने मुझे बोला कि हाँ बच्चा खेल सकते हो ना आप, लेकिन वो खेलने के लिए वो गेम्स के कुछ रूल्स रहते हैं जो आपको फॉलो करने लगे। बेसिकली आपने पावर लिफ्टर देखे ऐसे एकदम तगड़े से रहते हैं, अच्छे से अच्छा खासा कार्ब्स खाना पड़ता है उनको, क्योंकि उतना वेट उठाना पड़ता है। तो वो रियलिटी समझ में आया कि अपन मतलब मैं ऐसे फिजिक नहीं बना पाऊंगी, मतलब उठा तो लूंगी लेकिन उसके लिए जितने कार्ब्स चाहिए, जितना जो भी रिक्वायरमेंट वो सब डालने का, उसके बाद जो फिजिक बनेगा वो शायद मुझे पसंद नहीं आएगा खुद को देखने के लिए, ऐसा हो गया था। तो वो ऐसा था कि नहीं ये नहीं खेलना है। उससे फिजिक में चेंजेस आते हैं। जैसे कि बेसिकली अगर उतना हेवी लिफ्ट करना है ना तो हेवी कार्ब्स देने, उतना कैलोरीज देना है, बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा। हाँ तो आपने देखे होंगे पावर लिफ्टर ऐसे तगड़े रहते हैं, पेट भी बड़ा रहता है ऐसा एकदम। तो इतना ऐसा मेरा मुझे नहीं चाहिए था मेरा बॉडी वैसे। तो वो मुझे सिर्फ मेरी चाह थी, वो मेरा पैशन नहीं था, वो उस टाइम पे समझ में आ गया मुझे। फिर बॉडी बिल्डिंग में जैसे मेरे कोच ऑलरेडी खेल रहे थे तो वो उसी में मुझे अच्छे से ज़्यादा गाइड कर सकते हैं या कोच कर सकते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग खेल सकते हैं। उन्होंने ऐसे मुझे ऑप्शन दिया कि आप बॉडी बिल्डिंग खेल सकते हो। तो अभी बॉडी बिल्डिंग में तब जाके मुझे समझा कि उसमें ना कैटेगरीज रहते हैं। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तब 3 कैटेगरीज थे कि बॉडी बिल्डिंग, वुमेंस बॉडी बिल्डिंग, वुमेंस वेलनेस एंड वुमेंस बिकिनी एथलीट, ऐसे मॉडल फिजिक भी बोल सकते हो। यस, मॉडल फिजिक। तो बेसिकली वुमेंस बॉडी बिल्डिंग आपने ऐसे देखे होंगे ना, जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं ऐसे एकदम फीमेल जो एकदम मेल जैसे दिखते हैं, एकदम शार्प मसल रहते हैं उनके, उनको वुमेंस बॉडी बिल्डिंग रहते हैं, वो कैटेगरी रहती है उनकी। उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट चीज़ें रहते हैं वो चीज़ें करते हैं। वुमेंस वेलनेस अगर आप या फिर वुमेंस स्पोर्ट्स फिजिक बोल सकते हो उसमें, जिसमें स्पोर्ट्स फिजिक ऐसे रहता है कि आपको एक परफॉर्म करना पड़ता है, जिसमें जिमनास्ट हो चुका या फिर स्प्लिट हो गया, वो एक परफॉर्म करना है और उसके साथ आपको आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी लो रखना है। ओके। और वुमेंस मॉडल फिजिक अगर पूछो, जो मेरा कैटेगरी है, जो मैंने चूज़ किया, उसमें बेसिकली एक बॉडी सिमेट्री होना चाहिए, एक मॉडल लुक आना चाहिए, अपर को लोअर कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, लोअर को अपर कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जैसे कि अगर बॉडी बिल्डिंग में बोलूँ तो सबसे पहले दिमाग में आता है स्टेरॉइड, कि अगर बॉडी बिल्डिंग जाएंगे तो स्टेरॉइड। तो ये मेरा कैटेगरी ऐसा है जिसमें सबसे कम, सबसे लोएस्ट स्टेरॉइड यूज़ होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये मैं खेल सकती हूँ ऐसे। तो सर से बात करके ये कैटेगरी मैंने चुन लिया था, वुमेंस मॉडल फिजिक। तो वुमेंस मॉडल फिजिक कैटेगरी तो चूज़ कर लिया। कैटेगरी कोई भी हो इनमें से, इन लोग का ना एक कॉस्ट्यूम रहता है, बिकिनी पहनना पड़ता है। बेसिकली अगर आपको अपना बॉडी शो करना है तो जैसे कि मेल्स के लिए सिर्फ ट्रंक पहनना होता है या फिर शॉर्ट्स पहनने होते हैं, वैसे फीमेल्स के लिए कॉस्ट्यूम रहता है बिकिनी। वो बिकिनी वेयर करके आपको वो कैटेगरी में परफॉर्म करना है। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था उस टाइम पे, कि एक मिडिल क्लास लड़की जो एक चौल में से बाहर आके ये फील्ड में आई है, उसके बाद अगर वो ये चूज़ करती है स्पोर्ट्स खेलना और उसमें उसको जाके बिकिनी पहनना है, वो भी स्टेज पे, मतलब एक बंदा भी हो उसके सामने भी बिकिनी पहन के आना, उस मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो इतने लाखों करोड़ों लोगों के सामने स्टेज पे, वो भी स्पॉटलाइट पे परफॉर्म भी करना है वो बिकिनी में, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो जब सर ने बोल भी दिया था, मैंने उस पर सब रिसर्च भी किया कि ये ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट उसका है, तो सर को बोला था बाकी सब तो ठीक है सर, वो एक्सरसाइज वो डाइट वगैरह मैं कर लूँगी, ये बिकिनी कैसे पहन लूँगी मैं। तो सर ने समझाया था उस टाइम पे कि ये तो लोगों का देखने का तरीका, नज़रिया मैटर करता है। अगर किसी का नज़रिया ख़राब है तो उसको साड़ी में भी वो लड़की वैसे ही दिखेगी, अगर किसी का नज़रिया अच्छा है तो उसको बिकिनी में भी वो लड़की वो एथलीट दिखेगा, उसमें वो किसी और नज़रिए से नहीं देखेगा। सुनने में चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन उस टाइम पे वो प्रैक्टिकली मुझे खुद पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल लगा था। शायद यही वजह था कि मैंने अपना फर्स्ट कंपटीशन शॉर्ट्स और स्पोर्ट्स ब्रा में खेला था, कि मैं कंफर्टेबल नहीं वेयर किया था, क्योंकि ये सब चीज़ें पिक्चर में या फिर ऐसे स्टोरी में सुनने में अच्छी लगती है, कोई अपने को मोटिवेट कर रहा है, हम लोग मोटिवेट हो भी गए और डायरेक्टली वो वेयर कर, ऐसे नहीं होता। आपको अलाउ किया वो कंपटीशन में वेयर करना, जबकि बिकिनी पहनना था अपने स्पोर्ट? हाँ, तो एक लोकल कंपटीशन था डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिसमें सारे लड़कियां वैसी ही थी जो थोड़ा जो स्टार्ट कर रही थी, जो न्यू लड़कियां थी, तो उन्होंने वहाँ पे अलाउ कर दिया था मुझे, थैंक गॉड उन्होंने अलाउ किया। तो वो थोड़ा सा स्टेज पे जाके वो स्टेज फियर भी निकल गया वो फर्स्ट कंपटीशन में।
और ऐसे नहीं कि सब ने शॉर्ट्स पहने थे, मेरे बाजू में लड़कियां थी जिन्होंने बिकिनीज भी पहने थे। और वो शायद से मेरा थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था मेरे सोच के लिए या फिर मुझे कंफर्टेबल होने के लिए, कि जब एक स्टेज के पीछे ना एक ग्रीन रूम रहता है जहाँ पे फीमेल्स चेंज कर सकती है, या फिर वो अपना एक टैन रहता है, क्रीम रहता है, वो टैनिंग लगाना है या फिर वार्म अप करना है, स्टेज के लिए रेडी होना है, वो ग्रीन रूम में करते हैं। वो ग्रीन रूम में मैं जब गई तो मैंने देखा कि सारे एथलीट के साथ ना उनके कोचेस, जो शायद किसी के भाई थे, किसी के मेल कोच थे, मेरे कोच भी खुद मेल थे, किसी के हस्बैंड थे, तो हर एक फीमेल के साथ एक मेल ही थे। लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर था ग्रीन रूम का, वो इतना कंफर्टेबल था कि वहाँ पे सब लोग हर किसी को एक एथलीट के नज़रिए से देख रहे थे। तो वहाँ पे मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी कि ये अगर ऐसा एटमॉस्फेयर हो तो आई थिंक मैं भी खुद वेयर कर सकती हूँ बिकिनी। वहां से आपको थोड़ा कंफर्ट फील हुआ कि अच्छा ये पहनना कुछ गलत नहीं है। मतलब वो लोगों का मेंटालिटी चेंज करने से पहले मुझे खुद का मेंटालिटी चेंज करना था कि ये चीज़ें गलत नहीं है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट टाइम था यस यस कंपटीशन के लिए? यस ओके, फिर आप सेकंड टाइम प्रिपेयर हो गए, जी। सो तभी तो आपको कुछ ऐसा हेजिस्ट नहीं हुआ रहेगा कि अरे यार मेरे को नहीं पहनना है? नहीं नहीं, तभी ऐसा नहीं हुआ था बिकिनी के लिए। पहन तो लिया था क्योंकि उसके लिए पूरा साल भर डाइट किया था, पूरा साल भर एक्सरसाइज किया था, पूरे साल में जितना भी फैट था बॉडी में वो पूरा लूज करके एकदम ऐसा टाइट, लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे एकदम टाइट बॉडी था। तो वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद में कि हम लोग बिकिनी पहन सकते हैं, क्योंकि वो मसल वाला बॉडी रहता है या फिर आप बोलो कि एकदम लीन बॉडी रहता है जिसमें फैट परसेंटेज इतना नहीं रहता है, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो तभी आपको इतना कुछ फील नहीं हुआ, तो आप या बिकिनी के लिए नहीं फील हो गया, लेकिन फ्रैंकली बात बताऊँ मैं आपको, तो उस टाइम पे मेरा दूसरा एक फियर था हील्स। ये आज भी मैंने शायद आपकी इंटरव्यू के लिए ऐसे फॉर्मल बन के आई तो पहना, तो मैं कभी हील्स कभी पहना ही नहीं था। फ्लैट शूज़ या फिर यही सब वेयर किया था, बचपन से स्पोर्ट्स पर्सन थी तो कहा हील और मेरा कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन ये कैटेगरी का रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब आपको मॉडल जैसे दिखना है तो मॉडल जैसे वेयर भी करना है, तो वो सारे ज्वेलरीज, वो हील्स, 5 इंच का हील पहनना होता है उसमें। वो 5 इंच, मैंने कभी 2 इंच का नहीं पहना था, 5 इंच मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो बिकिनी तो हो गया, चलो ठीक है, बॉडी तो बना लिया, अभी इसका क्या करें। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस किया था, लेकिन वो उसी साल हो नहीं पाया था। शायद वही रीज़न था कि मुझे वो सिल्वर मिल रहा था। ओके, ये सिल्वर का टाइम था? हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली सिल्वर पर पहुंची, ब्रॉन्ज भी मिले डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत, उसके बाद जाके डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मिला है। तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टाइम पे वो हील्स की वजह से एंड ऑल, वो ज्वेलरीज एंड ऑल, यस, वॉक करना पड़ेगा। 4 क्वार्टर टन्स रहते हैं, 4 क्वार्टर टन्स रहते हैं। वो टन्स देने के बाद एक मॉडल फिजिक का एक टी वॉक रहता है, वो टी वॉक दे के वो ओवरऑल बेसिस पे वो हमें जज करके हमें वो। तो जैसे कि आपने फाइनली लाइक यहाँ पे अब सेकंड टाइम आप जब जा रहे थे कंपटीशन के लिए, तभी आपने बिकिनी वेयर किया था, तो आपके रिलेटिव सोसाइटी का क्या रिएक्शन था? बिकॉज हम ऐसे सोसाइटी से आते हैं, जैसे आपने बोला कि एक छोटे से फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से आना, वो सारी चीजें, वो कुछ ना कुछ किसी ने या रिलेटिव ने कुछ कमेंट किए रहेंगे, अभी भी कुछ कमेंट आते रहेंगे, तो आप उस कमेंट को कैसे देखते हो? अच्छा, जो उस टाइम पे पहना था तो मेरे लिए, तो मेरे रिलेटिव में सिर्फ मुझे लगता है मैं एक ही बंदी है जो मैटर करती है, वो मेरी माँ। अगर उसने मना कर दिया होता तो शायद नहीं खेल पाती। बाकी कौन क्या बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उतना कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बोला नहीं है, बोला तो बहुत लोगों ने। मैं जब ये फील्ड चूज़ की थी कि मैं एज अ ट्रेनर ये फील्ड में जाऊंगी, तभी मेरे रिलेटिव्स ने मेरी माँ को बोला था कि एक लड़की जिम में करेगी क्या, ऐसा ये तब आया था। और वही लड़की अभी बिकिनी पहन के स्टेज पे जा रही है, तो उनको तो ऐसा था कि अभी ये लड़की गई, हाथ से गई, अभी ये किसी और फील्ड में जा, मतलब ये किसी गंदे लाइन में जा रही है, ऐसा मेंटालिटी रहता है। तो रिलेटिव लोग तो, बहुत सारे लोग तो बात ही करना बंद कर दिया था मेरे से कि उनको ऐसा लग रहा था मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ या फिर कुछ गलत लाइन में जा रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं बिकिनी पहन रही हूँ। ओके, तो सबको एक्सप्लेन करते नहीं बेटी, जितने भी कमेंट्स थे या फिर बात करना बंद कर दिया तो ठीक है, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मेरी माँ को पता था कि मेरी बेटी कुछ गलत नहीं, मेरे लिए उतना ही काफ़ी था। तो वैसे होता गया वो। आप मैरिड हो, ओके, आप अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करते हो? हाँ, ओके, मेरे मैरिज लाइफ के बारे में बोलूँ तो मेरा लव मैरिज हुआ है। जो मेरे हस्बैंड है
उनको पहले से पता था कि मैं इसी फील्ड में हूँ या फिर मैं कंपटीशन खेलती हूँ। मेरे शादी से पहले ही मैं कंपटीशन खेलती थी। तो उसके बाद भी मैं खेलने वाली हूँ, ये भी उनको थोड़ा सा अवेयरनेस था। तो उनकी एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उन्होंने कभी मुझे उस चीज़ के लिए रोका नहीं कि आप ये नहीं करो करके, लेकिन कभी उन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया। ये भी बात मैं फ्रैंकली बता सकती हूँ आपको कि आकाश, जैसे मैं उनको राजे बोलती हूँ प्यार से, तो राजे ने मुझे बोल दिया था कि आप जा सकते हो खेलने के लिए, या फिर आपका ये जो भी पैशन है आप परस्यू कर सकते हो आगे, लेकिन उसमें एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं आपके साथ आऊँगा या फिर मैं आपके साथ रहूँगा वो चीज़ों में। जहाँ भी जाना है आपको अकेले जाना पड़ता है, क्योंकि वो बंदा भी या फिर राजे भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आए थे। मैं अगर घर से बाहर निकल रही हूँ तो घर का जो भी माहौल बिगड़ रहा था वो संभाल रहे थे पीछे, कि जो भी है ठीक है, उसको अच्छा लगता है वो उन्होंने तो अलाउ किया, लेकिन उनके फैमिली वाले का हाँ नहीं फैमिली ने नहीं अलाउ नहीं किया, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ को या फिर मेरे सिस्टर इन लॉ, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स थी। ऐसी थी कि उनको ऐसा था कि अभी शादी हो गया तो मतलब उनको पता तो था मैं शादी से पहले ये खेलती हूँ, उनको ऐसे थे कि अभी शादी होने के बाद ये बंद हो जाएगा, अभी बस और कितना करेंगे। लेकिन उनको क्या पता था उनको ऐसा बहू मिलेगी जो ये चीज़ें करती ही रहेंगी। तो बट अब ऐसे राजा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ों में, बेसिक लेवल पे। बाहर तो मुझे अकेला ही जाना पड़ता था। उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था कि कोई साथ में नहीं है या फिर कोई आ नहीं रहा है साथ में, या फिर मेरा खुद का पार्टनर, जैसे कि किसी और एथलीट के मैं पार्टनर देखती थी, उनके हस्बैंड देखती थी उनके साथ में, तो ये लगता था कि ये अगर आते मेरे साथ तो कुछ अलग होता या कुछ मुझे और सपोर्ट मिलता। लेकिन अगर आज पूछोगे ना मुझसे आप, तो अच्छा हुआ कि वो उस टाइम पे मेरे साथ नहीं आए, क्योंकि अभी वो फियर है ना, मतलब उस टाइम पे जो फियर था मुझ में कि अकेले कैसे जाऊंगी, अगर नेशनल कंपटीशन है तो फिर वो बाय ट्रेन जाना है या फिर वो एड्रेस ढूंढना है तो कैसे ढूंढूंगी, वो फियर अभी निकल गया। कि अभी मगर मुझे कोई बोलता है कि आप अकेले जा सकते हो तो हाँ, मैं अकेले जा सकती हूँ। तो कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती है, अगर कभी कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो भी अच्छे के लिए होता है। आपको लाइफ कुछ सिखा रही होती है, वो सीख लो उसमें। आपका डेली रूटीन क्या है? एक एथलीट का डेली रूटीन पूछोगे तो वही सुबह 5 बजे उठो, फ्रेशन अप हो जाओ, फिर दोपहर तक के सारे मील रेडी करके लेके जाओ। तो मील में बेसिकली मेरे सुबह के थोड़े सिंपल रहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती 5 से ज़्यादा। तो ओट्स हो गए, गर्म पानी हो गया, उसमें मेरा वो फटाफट मॉर्निंग का मील रेडी हो जाता है। ज़्यादा ज़्यादा अंडे बॉईल करके ले लेती हूँ मैं। वो सारे मील्स रेडी करके जाओ। सुबह 6 बजे से क्लाइंट्स शुरू हो जाते हैं मेरे पीटी के, तो उनको सिखाओ। उनको सिखा के अगर बीच में थोड़ा सा टाइम मिल गया, अगर कोई क्लाइंट नहीं आया तो उसमें अगर थोड़ा सा बैक ऑफिस का काम रहता है, कुछ अकाउंट्स देखो या फिर मैनेजमेंट का वो सब देखो। पीटी पर्सनल ट्रेनिंग हाँ, तो वो आफ्टरनून तक ख़त्म हो जाए। फिर आफ्टरनून में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रेस्ट के लिए, क्योंकि सुबह अर्ली जल्दी उठ जाते हैं तो 1 आध घंटा सोने को मिल जाता है। तो फिर सो जाओ, फिर से उठो। दोपहर में थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं अपना, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि रात को टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा। तो अगर दोपहर को अगर थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो उसमें थोड़ा सा कार्डियो वगैरह करके फिर से शाम से क्लाइंट शुरू हो जाते हैं, उनको सिखाओ। रात को अगर टाइम मिल गया तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर रात को सो जाओ। बस ये पूरा मंडे टू सैटरडे चलता है। ओके, एक एथलीट के लिए डाइट कितना इम्पोर्टेंट है? डाइट कितना इम्पोर्टेंट है? एथलीट का पूरा लाइफस्टाइल ही डाइट पे डिपेंड रहता है। जैसे कि डाइट अगर हम लोग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में, नॉर्मल लोगों के दिमाग में आता है कि भूखा रहना है, कम खाना है, सिर्फ लिक्विड पीना है एंड ऑल। ऐसा नहीं होता है। डाइट मीन्स आप अभी जो भी कुछ खा रहे हो वो आपका डाइट है। फिर अगर आप उसमें एग्स खा रहे हो तो आपका वो प्रोटीन सोर्स बन जाता है। कुछ राइस, चावल, रोटी जो भी खा रहे हो आपका कार्ब सोर्स बन जाता है। अगर उसमें सलाड है तो फाइबर सोर्स बन जाता है। तो ये बेसिकली आपके हेल्दी मील्स हो गए। तो उसमें हर किसी के बॉडी वेट के हिसाब से न्यूट्रिशंस वैल्यू कम ज़्यादा, कितना कार्ब्स लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, वो सब रहता है हर किसी के गोल के हिसाब से। तो एथलीट का तो गोल सेट होता है कि उसको अगर नेशनल खेलना है या फिर उसको पावर लिफ्टिंग करनी है या फिर उसको मॉडल फिजिक एथलीट बनना है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके मील्स रहते हैं, उसका डाइट रहता है जो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी रहता है। मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्या है एक वुमेन के लिए फिटनेस को लेके, बॉडी बिल्डिंग? ओके, बॉडी बिल्डिंग में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए, अगर पर्सनली मुझे पूछो तो मेरे लिए डाइट ही था।
कि एक्सरसाइज तो मैंने स्टार्ट कर लिया था एक स्पोर्ट्स फिजिकल मतलब एक क्योंकि आपका स्पोर्ट्स किट होने background के sports से था, हाँ, तो physical में एक्सरसाइज आपको मुझे exercise इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आई, एक्सरसाइज अच्छे से होती गई। लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंज आया था वो डाइट करने में। पानी पूरी बंद हो। यस, पानी पूरी बंद हो गया था, आइसक्रीम बंद हो गया था, मतलब शुगर तो बंद हो गया था। और ये सारी चीज़ें बंद करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये होता है एक बॉडी बिल्डिंग में या फिर एक मॉडल फिजिक एथलीट में, उनको ना अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली प्रोटीन इंटेक फुलफिल करना पड़ता है। तो प्रोटीन इंटेक तो हमारे दिमाग में आता है कि डब्बा एंड ऑल, वो सब चीज़ें नहीं होती। प्रोटीन इन द सेंस प्रोटीन के सोर्सेज बहुत ज़्यादा अलग अलग रहते हैं। अगर मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ तो एग्स हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गई, या फिर वेजीज में अगर जाएंगे तो सोयाज हो गए, या फिर सारे वेजीज हो गए, टोफू हो गया, पनीर हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ज़्यादा खाते नहीं, खाएंगे भी तो कभी कभार वो डेज देख के खाएंगे, या फिर वो टेस्टी हो तो ही खाएंगे। वो फिश अगर फ्राइड हो तो उसके मसाले के साथ, वो ग्रेवी के साथ अच्छा लगता है तो खाएंगे। और हम ये कैटेगरी के लिए जो रिक्वायरमेंट रहता है कि स्पाइसेस वगैरह बंद हो जाते हैं, उसमें शुगर वगैरह बंद हो जाता है, ज़्यादा चटपटा एंड ऑल वो सब नहीं मिलता है, प्लेन मिलता है, जितना हो सके उतना प्लेन। तो वो प्लेन प्रोटीन सोर्स खाना कि वो उबले हुए अंडे खाओ, उबला हुआ चिकन खाओ, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। और ऐसा नहीं कि वो 1-2 दिन खाना है, 1-2 हफ्ता खाना है। प्रेप चलता है तो पूरा सालों साल चलता है, 8-9 महीने बेसिकली मिनिमम लगते हैं। तक आपको डाइट फॉलो करना है तो रोज़ के उतने अंडे खाने हैं, रोज़ के उतना चिकन खाना है, उतना प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था मेरे लिए, मेरी जर्नी में, और मुझे लगता है मोस्टली सबके लिए होता है वो। बेसिक एक्सरसाइज पैटर्न जो हर कोई फॉलो कर पाए, वुमेन। ऐसा एक कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज पैटर्न नहीं रहता है। एज अ कोच, एज अ लाइफ कोच अगर मुझे पूछोगे तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो चीज़ें अच्छी लगती है, किसी किसी को अगर पर्सनली मुझे पूछो तो मुझे वेट ट्रेनिंग बहुत पसंद है, वेट ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन कोई कोई ऐसा रहेगा कि जिनको वेट ट्रेनिंग में इतना मज़ा नहीं आएगा, उनको जुम्बा करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, या फिर योगा करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक्सरसाइज पैटर्न कोई भी हो या फिर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कोई भी हो, मैटर नहीं करता, वो कंसिस्टेंट होना मैटर करता है। तो एक्सरसाइज जो अच्छा लगे वो करो। फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, फुटबॉल खेलो, स्विमिंग करना अच्छा लगता है, स्विमिंग करो, लेकिन एक्सरसाइज करो। ये जो ट्रेनर जो कोच होते हैं, मैंने देखे हैं ज़्यादातर मेल होते हैं। आपके भी कोच मेल ही थे। कितना कंफर्ट फील होता है जब अपोजिट जेंडर के ट्रेनर या कोच होते हैं। कोच के बारे में अगर बेसिकली मुझे पूछोगे तो मैटर नहीं करता है कि उनका जेंडर क्या है, उनका नॉलेज मैटर करता है। लेकिन एज एक फीमेल मुझे पूछोगे तो वो जो सब स्टार्ट रहता है, तब वो जो कंफर्ट जोन, अगर कोई फीमेल हो तो उससे और ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। वो एज अ फीमेल कंफर्ट के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक फीमेल को बिकिनी पहनना है, अगर उसको स्टार्टिंग में बता जाए तो उसका जो कंफर्टेबल पार्ट रहता है वो निकल जाएगा। या फिर बहुत सारी फीमेल की चीज़ें रहती हैं, जैसे कि उनको पीरियड्स आना, या फिर कंपटीशन के दरमियान अगर पीरियड्स आ गया तो क्या करना चाहिए, कौन से प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो कंपटीशन खेलना है तो कैसे खेल सकते हैं, तो पैड यूज़ करना है या टैम्पॉन यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है एक मेल थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहेगा ये बात करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें ये कैटेगरी में ऐसे भी रहती है कि एक मॉडल फिजिक का ना मेकअप बहुत मैटर करता है, ज्वेलरीज बहुत मैटर करती है, उसका वॉक बहुत मैटर करता है। उस जगह पे अगर एक वुमन होती तो वो मुझे और ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाते कि वो हील में वॉक करना कैसे है। अगर वही वुमन अगर एक्सपीरियंस हो तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर जैसे कि मैं एक एथलीट होकर मेरा जर्नी हो गया, अभी मैं एक फ़ीमेल कोच भी हूँ, तो मेरे जो भी एथलीट है या फिर मेरे जो भी ट्रेनर है जो अभी एथलीट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सारी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल जो मैंने फेस की थी। तो एक फ़ीमेल कोच होना चाहिए और ज़्यादा बढ़ने चाहिए, फीमेल्स को डिफ़िकल्टीज़ कम होंगी उसकी वजह से। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में आने के लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? अगर कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का कोई पर्सन आना चाहता है इस फील्ड में और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो पॉसिबल है? ओके, अगर कंपटीशन खेलना गोल है, कोई भी कैटेगरी रहे इसमें, तो फ्रैंकली मैं बोलूँगी कि अगर पैसा कम है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो नहीं खेलो ये गेम, क्योंकि ये गेम बहुत ज़्यादा रिक्वायर करता है फाइनेंस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसमें। सप्लीमेंट्स हो गए, डाइट हो गया, फिर वो कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, टैनिंग, डिज़ाइन, कोचिंग, कोच का फीस, बहुत सारे पार्ट है उसमें। अगर कुछ इंजरी हो गया तो उसमें के लिए फिजियो एंड ऑल,
क्योंकि आपकी बॉडी को नहीं पता चलता कि आपके पास पैसा ख़त्म हो गया है। उसको आप उसी लेवल तक उसी इंटेंसिटी से ट्रेन करते जा रहे हो, उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट हाई होता जा रहा है तो उसको उतना प्रोटीन दो। उसको कुछ इंजरी हो गया तो उसको फिजियो के पास लेके जाओ। उसको कुछ और न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है तो वो सारे न्यूट्रिशन फुलफ़िल करो। तो उसके लिए उसे नहीं पता कि आपके पास पैसा ख़त्म हो गया तो अभी इतने से ही प्रोटीन में एडजस्ट कर, बॉडी नहीं करेगी एडजस्ट, वो और ज़्यादा वर्स्ट लेवल पे जाती है। और यही सारे नॉलेज नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग ये सिर्फ यूट्यूब पे या फिर कोई गलत गाइडेंस की वजह से या फिर गलत कोचिंग की वजह से ये फील्ड में आ जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और एक मिड में या फिर कॉम्पिटिशन्स के पहले ही अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ आ गया, पैसा ख़त्म हो गया और उसकी वजह से वो जो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपने डाइट में या फिर किसी भी चीज़ में, इंजरी पार्ट में एंड ऑल में, तो वो चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट कर लेती है या फिर ये इस गेम को ख़राब कर देती है। जो लोग आना तो चाहते हैं लेकिन जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए ऐसा कोई गवर्नमेंट कोटा या फिर गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है इस चीज में? कोई गवर्नमेंट कोटा या कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता है इस फील्ड में। क्या किसी भी स्पोर्ट्स में जब तक आप एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हो या फिर आप का नाम उतने लेवल तक नहीं जाता है, तब तक ना कोई आपको स्पॉन्सर करेगा ना कोई आपको हेल्प करेगा, अनटिल अनलेस कोई ऐसा बंदा है जो इसी फील्ड से है और उनको ऐसा है कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाया और किसी और का सपना पूरा करने के लिए वो अपने खुद से अगर हेल्प करना चाहते हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, तो वो अलग पार्ट हो गया कि उनको वो मिल गया कि वो बंदे में पोटेंशियल है या फिर वो बंदी में उतना पोटेंशियल है कि वो कर सकते हैं, वो उतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनका हार्ड वर्क अगर उनको दिखाई दे रहा है तो वो हो सकता है। आपने इंजरी वाली बात की कि अगर कुछ इंजरी हुआ तो फिर फिजियो लगेंगे। आपको कभी इंजरी हुआ था? यस हुआ था मेरे रिस्ट में और मेरे राइट शोल्डर में लिगामेंट और टेंडन्स। मेरा टेंडन बेसिकली इंजर्ड हो गया था। टेंडन एक ऐसा मसल होता है जो रिकवर होने के लिए बहुत ज़्यादा दिन लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपना कोई भी मसल टेयर हो गया या फिर मसल इंजरी हो गई तो वो रिपेयर होने के लिए 3 दिन 4 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 1 हफ्ता लेगा। टेंडन या लिगामेंट अगर इंजर हो जाते हैं ना तो वो रिपेयर होने के लिए 20 डेज़ या फिर महीने ले लेते। ओके, तो वो हुआ था मेरे साथ। तो वो जब तक रिकवर नहीं होता या फिर जब तक वो पूरी तरह से फिर से फंक्शन कर सकते हैं या फिर उतना वेट उठा सकते हैं, तब तक वो स्टॉप लेना पड़ता है या फिर रेस्ट लेना पड़ता है। एथलीट के लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि कंपटीशन नज़दीक आया और उसी पीरियड में अगर उसको बोले कि आपको रेस्ट लेना, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पूरा साल मेहनत किया और उसमें, तो वो मेंटली ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिजिकल से। अच्छा, एक बेस्ट डाइट जो हर कोई अफोर्ड कर सके। ओके, बेस्ट डाइट अगर मुझसे पूछोगे और वो अफोर्डेबल भी हो तो वो ऐसे रहेगा कि उस मील में ना आपके प्रोटीन पोर्शन बेसिकली, अभी मैं प्रोटीन अगर बोल रही हूँ तो जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया कि प्रोटीन सोर्स जैसे कि एग्स हो गया, चिकन हो गए, सोया हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, ये प्रोटीन सोर्स आपके कार्ब सोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चिकन का भाजी ले रहे हो, वो आपके राइस के पोर्शन से ज़्यादा होगा आपके प्लेट में, और उससे आधा आपका राइस होगा और उतना ही क्वांटिटी में आपका सलाद रहेगा। ये चीपेस्ट हो जाएगा, मतलब वो चिकन की जगह पे आप और चीप लेना है तो एग्स ले लो, उससे कम कार्ब्स ले लो, वो कार्ब्स में राइस की जगह पे रोटी भी हो सकता है, उससे थोड़ा सा कम, और फाइबर भी हो जाएगा। तो ये मील में ना आपका प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, जो सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपको हेल्दी वे में जाना है, या फिर इससे अगर आगे जाके अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हो, आपके सारे मील इतने ही ज़्यादा क्लीन और प्रॉपर हो रहे हैं, तो वो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। ग्रेट। अच्छा, कोच सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है? कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एथलीट वाली हो या नहीं हो, आपको एक नॉर्मल फिटनेस के लिए भी या फिर फैट लॉस करने के लिए या फिर मसल गेन करने के लिए जो भी चीज़ें करनी हो, वो आप कोई भी फॉर्म में करो। भले आप वेट ट्रेनिंग में, मतलब जिम में कर रहे हो, योगा में कर रहे हो, स्विमिंग में कर रहे हो, उसमें अगर आपको करेक्ट गाइडेंस या फिर करेक्ट कोच नहीं मिलता है ना, तो वो चीज़ें इंजरी पार्ट में कन्वर्ट हो सकती है या फिर ज़्यादा आपको हार्म कर सकती है। विदाउट नॉलेज नहीं करना चाहिए। तो वो नॉलेजेबल बंदे के लिए आपको आपका कोच जो उस फील्ड में माहिर है उसको हायर करना चाहिए, उसके गाइडेंस के हिसाब से ही करना चाहिए। मतलब विदाउट गाइडेंस मत ही करो। कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो जिम तो बहुत दूर की बात हो गई। जिम अगर करना है तो सबसे पहले कोच हायर करो,
वो कोच को पूछो, वो कोच आपके सर्टिफाइड है कि नहीं ये देखो, क्योंकि एक बंदे का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम किससे अपना बॉडी किसके हाथ में दे रहे हैं, वो बंदा को सर्टिफाइड है या नहीं है, उसे उतना नॉलेज है या नहीं है। कोई आपको बोल रहा है कि कुछ भी मतलब खाने के ऊपर या फिर न्यूट्रिशन के ऊपर कुछ नॉलेज दे रहा है कि ये मत खा ये खा। बहुत सारे लोग आपको घर घर में मिल जाएंगे, ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, अरे तो अंडा क्यों खा रहा है, तो प्रोटीन खा। तो अभी उसको कौन समझाएगा, वो अंडा भी प्रोटीन ही है। तो आप अपना बॉडी किसके हाथ में दे रहे हो, आप किसका सुन रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो बंदा उतना नॉलेजेबल या उतना क्वालिफाइड है कि आपको नॉलेज देने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए। रनिंग वगैरह तो खुद ही कर सकते हैं या उसके भी कुछ टेक्निक्स होते हैं? यस, उसके भी टेक्निक्स रहते हैं। मैंने अभी बोला कोई भी फॉर्म ऑफ टेक्निक हो, जिससे कि रनिंग करने में भी बहुत लोगों को इंजरीज होते हैं, उसमें भी सारी चीज़ें रहती है कि आप किस पे रन कर रहे हो, कौन से शूज़ पहन के रन कर रहे हो। एक इंक्लाइन पे कर रहे हो तो आपका बॉडी पोस्चर कैसे होना चाहिए, डिक्लाइन पे कर रहे हो तो आपका बॉडी पोस्चर, आपका फॉर्म कैसे होना चाहिए। वो हर एक चीज़ के लिए वो फील्ड के नॉलेजेबल बंदे रहते हैं, उनको आपको एज अ कोच हायर करना चाहिए, उनका जो भी गाइडेंस है वो फॉलो करना चाहिए, तो आप इंजरी से दूर रहोगे बेसिकली ऐसे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो ये इक्विपमेंट्स होते हैं बेसिकली शूज या बाकी जो सपोर्ट गियर्स जिम के, ये कितना इम्पोर्टेंट है? अभी जैसे मैंने आपको बोला कि रनिंग के लिए वो शूज़ मैटर करते हैं या फिर जिम के लिए कुछ सपोर्ट गियर्स होते हैं, तो वो भी एक चीज़ है कि कोई है जो सिर्फ वॉक ही कर रहे हैं, नॉर्मल सिर्फ वॉक ही कर रहे हैं, वो रनिंग स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं, और वो लोग अगर बोलते हैं कि नहीं जब तक मुझे नाइकी के या एडिडास के शूज़ नहीं मिलते, वो स्पंज वाले शूज़ नहीं मिलते, मैं नहीं करूँगा, तो वो बात भी गलत हो जाएगी। वो एक्सक्यूज़ है, या फिर वो एक शोशा वाला चीज़ हो जाएंगे कि वो जब तक नहीं आएंगे तब तक हम चल। अगर आप उतना इंटेंसिटी से कर रहे हो या फिर उतना हैवी वेट लिफ्टिंग में जा रहे हो तो रिक्वायरमेंट है। यस। ग्रेट। अच्छा, कोई वुमेन है या फिर कोई एथलेट है, कोई मेन भी है, वो इस फील्ड में है, फिटनेस जिम बॉडी बिल्डिंग में, इन केस वो कहीं वैकेशन या फिर हॉलिडे में चले जाते हैं वहां पे, तो बट ऑब्वियसली वो लोग नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज, अगर कहीं पे रहेगा तो कर लेंगे, ठीक है, तो वहां पे उनका स्किप हो सकता है, उस टाइम पे उनको क्या करना चाहिए? लाइक कोई कोई ऐसा एक्सरसाइज है जो ये करते रहो, या नहीं भी किए तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन डाइटिंग फॉलो करो, ऐसा कुछ? पर्सनली मुझे पूछोगे तो मैं जब कंपटीशन के लिए प्रेप करती हूँ तो सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ या फिर कट कर लेती हूँ, मैं अपने आप को बहुत आइसोलेट कर लेती हूँ। लेकिन कोई ऐसे भी एथलीट है जो ये सारी चीज़ें कट नहीं कर पाते, उनके प्रायोरिटी लिस्ट में अगर वो ऊपर है तो वो नहीं अवॉइड कर सकते, किसी का शादी या फिर कोई फेस्टिवल नहीं अवॉइड कर सकते, और वो उसमें जा भी रहे हैं, तो मैं वही बोलूँगी कि वो एथलीट को अगर एक्सरसाइज भी मतलब करने को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होगा डाइट। कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है लेकिन कैलोरी इनटेक करना तो उसके हाथ में है ना, कि कैलोरी इनटेक कितना कर सकते हैं वो, और उसमें कितना क्लीन खा सकते हैं, उतना मतलब वो जितना ज़्यादा जंक खाएंगे या फिर टाइम मेंटेन नहीं रखेंगे तो उतना ज़्यादा वो हार्म करने वाले अपनी बॉडी को। एक्सरसाइज नहीं कर रहे या फिर मिस हो रहा है, दैट मीन्स ठीक है उस दिन का उनका वो कैलोरी बर्न मिस हो गया या फिर उस दिन का उनका वो मसल को ब्रोक डाउन करना मिस हो गया, तो वो डाइट से। लेकिन हाँ वो अगर डाइट पे फोकस कर रहे हैं तो जो वर्स्ट पार्ट होने वाला है या फिर जो डैमेज होने वाला है वो तो बंद होगा। ये जिम से जो लोग को कुछ डिजीज है, कोई बीमारी है, ठीक हो सकते, कितना इम्पैक्ट होता है? जैसे कि आप कार्डियो भी करते हो, राइट? तो जैसे कि जिसको ये हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको कितना हेल्प करता है कार्डियो एक्सरसाइज? मैं एक स्पेशल पॉपुलेशन सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन का आपको जवाब दे सकती हूँ। अगर यही क्वेश्चन आप किसी नॉर्मल पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफाइड ट्रेनर को पूछोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको इतने सही तरह से गाइड कर सकते हैं। तो इस फील्ड में भी ना हर एक चीज़ के लिए, कोई मेडिकल कंडीशन वाला बंदा है तो उसके लिए अलग से कोच रहते हैं। किसी को अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए उसको कोई न्यूट्रिशनिस्ट ही हेल्प कर सकता है, तो डिपेंड्स, तो उनको उनके पास ही जाना चाहिए। किसी को अगर बीपी या फिर हार्ट डिजीज़ है तो उन्हें अपना बॉडी किसी स्पेशल पॉपुलेशन सर्टिफाइड ट्रेनर के हाथ में ही देना चाहिए, तो वो उनको गाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन डेज में एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। अगर पर्सनली मुझे पूछते हो आप तो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में आप एक्सरसाइज करोगे तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है कि आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से हो जाता है, स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट हो जाता है। जैसे कि मेरे लिए जिम एक हैप्पी प्लेस है,
अगर मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैं वहाँ पे खुश रहती हूँ, मेरे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें। तो मेरे बॉडी में अगर कुछ क्रैम्प्स एंड स्ट्रेस की वजह से जो ज़्यादा पेन होने वाला है वो कम होगा, क्योंकि मेरे लिए बेसिकली वो स्ट्रेसफुल प्लेस है। लेकिन किसी फीमेल के लिए ऐसा है कि वो ऑलरेडी एक्सरसाइज ही किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से उन्होंने स्टार्ट किया है या फिर फैट लॉस करने के लिए स्टार्ट किया, उनको उतना वो अच्छा नहीं लगता है। सेकेंडली उसमें उनका अगर पीरियड्स आ गया, उनको बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हैं और वो पेन और वो एक्सरसाइज का पेन अगर वो एक साथ बेयर नहीं कर सकते, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो 3 से 4 दिन रेस्ट ले सकते हैं। ये जो जिम बॉडी बिल्डर, उनको सेक्स नहीं करना चाहिए या सेक्स करने से प्रॉब्लम होता है, ऐसा कहाँ तक ये सही है? ये बहुत बड़ा मिथ है कि सेक्स करेंगे तो उनका टेस्टो लेवल कम हो जाएगा एंड फिर उनका बॉडी मसल रेशो कम हो जाएगा एंड ऑल। ये ऐसे वर्क नहीं करता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो दैट मीन्स आप अपने मसल को ब्रोक डाउन करते हो, और मसल ब्रोक डाउन करते हो तो बेसिकली आपका टेस्टोस्टेरोन हाई हो रहा है, और मास्टरबेशन करने से या फिर सेक्स करने से आपका टेस्टो लेवल कम नहीं होने वाला, तो उसका आपके मसल से या फिर आपके बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। तो बिंदास करो। और WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये देखा गया है कि जो एथलीट अगर सेक्स करने के बाद अगर परफॉर्म करें, उनका जो भी खेल है या फिर जो भी उनका फील्ड है, उनका परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छे से आया है और ज़्यादा इन्हेंस हुआ है। तो उनके अकॉर्डिंग तो सेक्स उसमें हेल्प करता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे क्रिकेटर्स अपने टूर्नामेंट्स में अपने वाइफ लोगों के साथ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसे करने से वो सब चीज़ें होगी। मैं खुद मैरिड हूँ, मैं खुद एक कॉम्पिटिशन मॉडल फिजिक एथलीट हूँ, तो मैं खुद मैरिड हूँ। ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में भी होती है, तो उसका मेरे बॉडी में तो कुछ फ़र्क नहीं है। एक लाइव एग्जांपल हूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिंदास कर सकते हो। आप इस फील्ड में हो और आप कंपटीशन में भी जा चुके हो, अपने गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर भी जीते हो। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ये फील्ड कितना सेफ है, स्पेशली तब जब कोई कंपटीशन लेवल पे जाना चाहता है, वुमेन के लिए कितना सेफ है? यहाँ पे कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइज वाली बातें होती कि आप हमारे लिए ये तो हम कुछ देखेंगे आपके लिए। बेसिकली मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, एक मूवी है शायद आपने देखी है, यानी साउथ की बहुत ही खूबसूरत मूवी है डियर कॉमरेड करके, रश्मिका और विजय देवरकोंडा का। तो वहां पे वो जो रश्मिका है, उनको क्रिकेटर बनना रहता है। वो जाते हैं तो वहाँ के जो बोर्ड रहते हैं, बेसिकली क्रिकेट बोर्ड, तो उनको बोलते हैं कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो तो हम देख लेंगे, हम तो लीडर है, हम तो बैठे ऊपर। तो ऐसे कुछ होते हैं यहाँ पे, ऐसी कुछ चीजें? पर्सनली मुझे अपना एक्सपीरियंस पूछोगे तो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, या फिर मैंने ऐसे कभी फेस किया नहीं है। लेकिन एक ये जो फेडरेशन है या फिर ये बॉडी बिल्डिंग फील्ड जो है, मैं बोलूँगी ये इतना ही सेफ़ है जितना कोई कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर है। क्योंकि मेरा पर्सनली ये बिलीव है कि ये जो चीज़ें होती है ये स्पेसिफिक फेडरेशन में या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में नहीं होती। ये हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे लोग रहते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे मेंटालिटीज़ रहते हैं। फीमेल्स को कहीं कहीं पे वो एक्सपीरियंस आते होंगे, कहीं कहीं पे नहीं आते होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम लोग चले कि ऐसा इस फील्ड में है तो इस फील्ड में जाना चाहिए, या फिर कोई पेरेंट्स सोचेंगे कि ये फील्ड सेफ़ है या ये फील्ड सेफ़ नहीं है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो आप अपनी लड़की को घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह पे अवेलेबल, हर फील्ड में अवेलेबल रहते हैं, हर फील्ड में ऐसे लोग रहते हैं। हमें सोचना है कि उनसे टैकल कैसा करना है, या फिर अगर वो फेस भी हो गया तो वो कैसे हैंडल करना है ऑन वॉल। बॉडी को शेप में आने के लिए कितना दिन लगता है? ये पता नहीं, सिली सा क्वेश्चन है, बट स्टिल। ओके, तो मैं ऐसे जो लोग आते हैं मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि बॉडी बनने में कितना टाइम लगेगा, या फिर पेट कम होने में कितना टाइम लगेगा, बेसिकली ट्रांसफॉर्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मेरा उनसे एक बेसिक सवाल रहता है कि ख़राब करने के लिए कितना टाइम लगा आपको। हाँ, तो वो आंसर उनको मिल जाएगा कि जैसे ख़राब 1-2 दिन में नहीं हुआ है या फिर 1-2 महीने में नहीं हुआ है ना, वैसे ही ठीक करने के लिए भी ऐसे 1-2 महीने में कोई मैजिक का छड़ी नहीं है हमारे पास कि हम घुमाएं और आपको करके दें। वो हर किसी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, हर किसी के लाइफस्टाइल के ऊपर रहता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर आता है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, तो उनका जो बेसिक गोल है, किसी को फैट लॉस करना है, किसी को मसल गेन करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको गाइडेंस दे देते हैं या फिर ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसमें से वो लोग कितना परसेंट कर सकते हैं, कितना परसेंट दे सकते हैं उनके लाइफस्टाइल को संभाल के, उनके जो पर्सनल प्रायोरिटीज़ है उनको संभाल के, जितना परसेंट वो दे सकते हैं उतना फास्ट वो रिजल्ट आने लगेगा और उतना जल्दी उनका बॉडी बन जाएगा। एज अ एथलेट, रेस्ट, स्लीप कितना इम्पोर्टेंट है?
एज ए एथलीट अगर मुझे पूछोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथलीट का बेसिकली जब वो ट्रेन होता है तो उसके मसल ब्रोक डाउन होते हैं। जैसे मैंने बोला जिम में मसल टूटते हैं, वो बनते तब है जब आप उसको उतना प्रोटीन, उसका उतना न्यूट्रिशन लेवल दोगे, और वो रिपेयर होने का जो प्रोसेस रहता है ना वो उसके स्लीपिंग आवर्स में होता है। तो अगर एक एथलीट बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहा है, न्यूट्रिशन लेवल भी फुलफिल कर रहा है और वो सो नहीं पा रहा है, कोई भी रीज़न हो, स्ट्रेस लेवल की वजह से या फिर उसके रूटीन के इसमें वो नींद उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो उतने लेवल तक उसके मसल रिपेयर नहीं हो पाएंगे या फिर ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो एक एथलीट को नींद या स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिनिमम 8 आवर्स। मेंटली स्ट्रेस कितना इफेक्ट पड़ता है? मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर आप कोई चीज़ कर भी रहे हो और उसके लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एज अ क्लाइंट आप मेरे पास आते हो और आप मुझे बोलते हो कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने सारी चीज़ें आपको दी और वो सारी चीज़ें आप डिट्टो फॉलो कर रहे हो 100% पूरा। जितना मैंने बोला है उतना ही खाना खा रहे हो, जितना मैंने एक्सरसाइज किया है उतना एक्सरसाइज कर भी रहे हैं, लेकिन आप मेंटली स्टेबल नहीं हो या फिर मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो, स्ट्रेस लेवल हाई है, बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बॉडी वही हार्मोन रिलीज करेंगी जिससे आपके बॉडी में इफेक्ट होने लगेगा, आपके मसल रिपेयर नहीं हो पाएंगे जो मसल ब्रोक डाउन हो रहे हैं, तो और ज़्यादा एट्रोफी, मसल एट्रोफी, दैट मीन्स मसल लॉस होना शुरू होगा। एक बेसिक वर्ड में मैं बोलूँ तो मसल गेन की जगह पे लॉस होना शुरू हो जाएंगे। मसल लॉस हो रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस है जो आ जाएंगे, तो बॉडी बनना तो दूर, वो और ज़्यादा वर्स्ट होता जाएगा। अच्छा, लोगों का कहना ये है कि तुम मॉर्निंग को जिम में जाओ, बॉडी अच्छी बनेगी, शाम को जो जाते हैं उनका अच्छा नहीं बनता है। ये कहाँ तक सही है, क्या है ये? कोई बंदा अगर रात तक काम कर रहा है, उसका नाइट शिफ्ट चल रहा है, वो रात के 3-3, 4-4 बजे तक अपना प्रेजेंटेशन बना रहा है, पीपीटी बना रहा है, और उस बंदे को कोई बोलता है कि तो को एक्सरसाइज करना है तो सुबह एक्सरसाइज करना ही सही होता है, सुबह उठो, उसका नींद पूरा नहीं हुआ है, वो कैसे एक्सरसाइज कर पाएगा शाम को? तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि वो शाम को एक्सरसाइज करे। और कोई किसी का रूटीन ऐसे है कि सुबह बहुत ज़्यादा, मतलब शाम को वो बहुत ज़्यादा थक रहा है, वो सुबह वो रिलैक्स है कि उसका काम ही 12 बजे के बाद, दोपहर को 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है, तो उसके लिए सही रहेगा कि वो सुबह एक्सरसाइज करता है। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है कि उसी टाइम पे करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कितना घंटा बेसिकली मिनिमम करना चाहिए जिम? तो ये भी मैं बोलूँगी कि हर एक बॉडी के हिसाब से उसके स्ट्रेंथ, स्टैमिना के ऊपर ये डिपेंड रहेगा। कोई बंदा जैसे अपने एक मेडिकल कंडीशन हो उसके हार्ट डिजीज़ है, बीपी है, उसको आप नहीं बोल सकते ना नहीं पूरा 1 घंटा करना ही है, नहीं कर सकते ना, उसका कैपेसिटी कम है। और कोई एथलीट है जो इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहा है, उसका स्टैमिना लेवल बहुत अलग रहेगा, वो 1 घंटा क्या 1.5 घंटा भी कर लेगा या 2 घंटा भी कर लेगा। कुछ लोग ऐसे भी है मेरे जिम में जो मैं देखती हूँ 3-3 घंटे तक जिम में रहते हैं, लेकिन हार्डली एक्सरसाइज उसमें 5-10 मिनट रहता है। तो वो एक्सरसाइज मैटर नहीं करता, आप कितने देर तक जिम में हो या फिर कितने देर तक कर रहे हो, उसमें आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो वो मैटर करता है। हमारा ये बंदा भी ऐसे ही करता है। जिनका जो वर्क लाइफ है उनका ज्यादा फिजिकल, जैसे कि मजदूर, कोई फार्मर है, इनको जिम करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक्सरसाइज हो रहा है वहां पे। ओके, अगर आप ये बोल रहे हो कि मजदूर, फार्मर, तो उनका तो ऐसे हो जाएगा कि उनको एक्सरसाइज करने के लिए अलग से टाइम ही नहीं मिल पाएगा, उनका लाइफस्टाइल ही बहुत अलग है। आप इसके लिए ना मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दे सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ना फीमेल्स को बोलते रहते हैं कि आप लोग घर में ही काम करो, उसमें आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, कटका वो सब करो, उसमें एक्सरसाइज हो, तुम लोग को एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें करते हैं औरतें कि वो घर का जो भी रूटीन है वो सब संभाल के ना, वो अपने बॉडी को सिर्फ यूज़ करते, ट्रेन नहीं करते। बेसिकली एक फीमेल, उसका जो लोअर बैक रहता है या फिर उसके नीज रहते हैं, अपने इंडिया में आपने देखा होगा या फिर मोस्टली कंपेयर टू मेल, फीमेल्स को जॉइंट्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसका ये तो ऐसे फीमेल्स पूरा लाइफ टाइम अपना काम करते ही है ना, वो बर्तन, कपड़े, घर वो सब करते हैं, फिर भी उनको वो प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? उसका रीज़न ये होता है कि एक फीमेल के बॉडी में आफ्टर 30 एज उसका हर साल 1% मसल लॉस होता है। तो वो फीमेल अगर एक्सरसाइज करेगी तो एक्सरसाइज करके उसका अभी एट द एज ऑफ 20 उसका अगर 30% मसल है, तो एज ऑफ 40 या 50 वो एटलीस्ट 15% तो रहेगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रही है। एक्सरसाइज करो नहीं करो, वो एट द एज ऑफ 30 वो लॉस होने ही वाला है। लेकिन अगर एक्सरसाइज से वो मसल मेंटेन रखते हैं या फिर अपने हार्ट को ट्रेन करते हो, तो ये जो मेडिकल कंडीशन आपको आने वाली होगी ना, वो नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होता कि जो मजदूर है या जो फार्मर है वो अगर उनका रूटीन ऐसा है तो उनको मेडिकल कंडीशन नहीं आती।
आती है क्योंकि वो अपने बॉडी को ट्रेन नहीं सिर्फ यूज़ करते हैं और एक ही फॉर्म में यूज़ करते हैं। और बेसिकली जो घर की लेडीज़ करते रहते हैं वो अपने बैक पे या फिर अपने नी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो ऐसे ही बेंड होके करते रहते हैं। फिर एक फीमेल के बॉडी में मैं बताना चाहती हूँ कि एट द एज ऑफ 14 से लेके वो 40 या 50 होने तक उसके बॉडी में ना बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, वो मेल में होते नहीं है। जैसे कि एक 14 एज की बच्ची जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया या फिर पीरियड्स आ गए, उसके हार्मोन अलग पहले अलग थे 14 से पहले, उसका शादी हो गया उसके बाद उसके हार्मोन्स अलग, उसने कंसीव कर लिया हार्मोन्स अलग, पोस्ट प्रेगनेंसी हार्मोन्स अलग। तो एक फीमेल बॉडी अंदर से 3 से 4 बार बदलती रहती है। तो वो अंदर से अगर इतने बार अप एंड डाउन हो रही है तो उस बॉडी को एक्सरसाइज की मेल से ज़्यादा ज़रूरत है ना। लेकिन अपने सोसाइटी में क्या होता है कि नहीं, मेल को एक्सरसाइज करना चाहिए और पूरे जिम में आप मेल ही देखोगे, तो उससे ज़्यादा ज़रूरत एक फ़ीमेल को रहती है। तो मैं जो भी फीमेल्स मुझे देख रही है अभी, उनको कहना चाहती हूँ कि आपके बॉडी के लिए ज़िंदा रहने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन अलग बात है, मेडिकल कंडीशन को अगर दूर रखना है तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो, लेकिन वो स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी 40-50 में वो प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। अच्छा, ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो बॉडी में कुछ गोल्डन कलर का कुछ टैन यूज करते हैं, ये क्यों, ये क्या होता है? बेसिकली बॉडी बिल्डिंग के लिए ये एक रूल रहता है उन लोग का कि जो बॉडी है वो उसके ऊपर ये टैन लगाना कंपलसरी रहता है। वो टैन लगाने के बाद सब लोग एक ही कलर के दिखते, एक सेम कलर के दिखते। तो वो उनका रूल रहता है जो हर एक एथलीट को फॉलो करना पड़ता है वो। और एक उस टैन से एक और बेनिफिट होता है कि जो बॉडी बिल्डर्स रहेंगे या फिर एक फीमेल एथलीट भी आप देखोगे तो उनके मसल शार्प रहते हैं ना, मतलब फैट परसेंटेज लो रहता है, तो वो मसल और ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं अगर उसके ऊपर टैन लग जाता है तो उनके लिए वो एडवांटेज हो जाता है। ओके, ये टैन लगाने के बाद डायरेक्ट स्टेज में आना पड़ता है या ग्रीन रूम में बैठ सकते हो लोग? ओके, बेसिकली ये टैन की भी अभी तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया। जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा था कि वो टैन लगाने के बाद हम लोग कहीं पे बैठ नहीं सकते या फिर कहीं पे सो नहीं सकते, उसको लगा के वैसे ही खड़े रहना है। डायरेक्टली जैसे ही कैटेगरी अनाउंस होगा, फॉर एग्जांपल बॉयज़ के आपने देखे होंगे कि वेट कैटेगरीज रहते हैं कि 55 केजीज़ का ग्रुप रहता है, 60 केजी 65 केजीज़ का, वैसे ही फीमेल्स में हाइट के 2 ग्रुप रहते हैं। तो अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बॉयज़ का ये 65 केजी का ग्रुप होने के बाद फीमेल एथलीट्स आने वाले हैं, तो वो अनाउंसमेंट भी हमें वो तैयारी करना, रेडी करना पड़ता है कि इसके बाद हमारा है। तो वो 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स मिल जाते हैं हमको वो टैन लगाने के लिए बॉडी के लिए। और उसी दौरान हमारा ग्रीन रूम में वार्म अप वगैरह भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोडिंग प्रोसेस रहता है, मतलब जो खाना बंद किया होता है या फिर पानी बंद किया होता है ना, तो वो खाना पड़ता है स्टेज पे आने से पहले। तो वो सब लोडिंग प्रोसेस या फिर वार्म अप प्रोसेस, वो टैनिंग प्रोसेस, वो सब शुरू हो जाता है। जो पूरे साल तक आपने अवॉइड किया है खाने को, कंपटीशन में आने से 15 मिनट पहले वो आपको खाना पड़ता है? ओके, खाना नहीं पड़ता है, वो डिपेंड वो उस पर ही आ जाएगा कि आपका कोच कौन है। आपका कोच आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से जानता है। तो किसी का बॉडी अगर उसके बॉडी में शुगर ऐड कर दे कंपटीशन स्टेज पे जाने से पहले, या फिर कार्ब्स ऐड कर दे, सिंपल कार्ब्स ऐड कर दे, तो उसमें अगर केक आ गया या फिर डार्क चॉकलेट हो गया या फिर राइस विथ हनी, ये सारी चीज़ें एक एथलीट के लिए उस टाइम पे जन्नत रहती है कि उसने साल भर खाया नहीं है और अभी मिल जाएगा। तो उससे होता ये है कि जो मसल मतलब कंपटीशन के स्टेज पे जाने से 24 आवर्स पहले ना वाटर भी कट करना पड़ता है, पानी भी बंद हो जाता है। और उसका एक प्रोसेस रहता है कि 1 हफ्ते पहले नमक भी बंद होता है, ये वो, और पूरा साल भर उसने शुगर नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, और सर्टनली उसको शुगर मिल जाएगा ना, तो उसका मसल जो है ना वो थोड़ा सा पंप हो जाता है। तो बॉडी जितना जो रेशो उससे थोड़ा और बड़ा दिखने लगता है। तो थोड़ा सा मैजिक्स रहता है बोल सकते हो आप, या फिर वो एक ट्रेनर का ट्रिक रहता है लास्ट मोमेंट सिल्वर से गोल्ड लाने का। तो वो सारी चीज़ें रहती है, वो पीछे वो चलती रहती है ग्रीन रूम में। ये टैन लगाने के बीच में जैसे अभी आपको अनाउंस किया कि नेक्स्ट है वुमेन एथलेट, तो तभी आप आ गए और आप वहाँ पे जो वॉक करते हो आप लोग, उसी दौरान जैसे कोई आ जाते हैं कि कोई गेस्ट आते हैं उनके, ऑर्गेनाइजर के या कोई गेस्ट, तो उस टाइम पे आप क्या वैसे के वैसे ही रुकते हो? ओके, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम लोग टैन वगैरह सब लगा के अगर लाइनअप हो गए, रेडी हो गए, तो जैसे मैंने बोला कि अब भी बहुत अपग्रेड हो गया है कि टैन ऐसे आ गए हैं फीमेल्स को कि वो लगाने के बाद वो बैठ भी सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे वैसे नहीं थे, या फिर बॉयज़ को तो ये ऑप्शन भी नहीं है। उनका जो बॉयज़ का जो टैन रहता है वो ऐसे रहता है कि वो लगाने के बाद वो बैठ नहीं सकते या फिर वॉशरूम जा नहीं सकते, उनको रेडी रहना है। और उसी बीच में अगर कोई माननीय अतिथि आ गए
तो ख़त्म। फिर उनका जब तक वो मान सम्मान नहीं होता है तब तक वो एथलीट को, वो बेचारा बिना पानी पिए बिना खाए उधर खड़ा हुआ है, उसको वेट करना है। फिर वो 15 मिनट्स क्या, वो 1 आवर तक भी कभी कभी हो जाता है, अगर वर्स्ट सिनेरियो हो गया कि उनका वो ख़त्म ही नहीं हुआ तो, मतलब उनका वो अगर भाषण भी चालू हो गया, उनके 2 शब्द नहीं रहते, वो बड़े हो जाते, तो वो सारे ये सारे स्ट्रगल है या फिर ये सारा पेन है जो एक एथलीट को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग कंपटीशन, कि वो तब तक उसको खड़े ही रहना है, ना वो बैठ सकता है ना वॉशरूम जा सकता है उसी हालत में। और फिर उसके बाद उसको स्टेज पे आके उतने ही ग्रेसफुली या फिर उतने ही कॉन्फिडेंटली वो परफॉर्म भी करना है, क्योंकि उसने पूरा साल दिया है, वो 1 घंटे के लिए गिव अप नहीं करेगा। अच्छा, मेन का वेट वाइज होता है कंपटीशन, वुमेन का हाइट Height वाइज। wise। यस। वेट लूज करने का प्रोसेस क्या है? अगर कोई हेल्दी है उनको वेट लूज करना है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस रहेगा कि एक अच्छा सर्टिफाइड नॉलेजेबल कोच फाइंड करो। वो कोच आपको गाइड कर देगा कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो ये प्रोसेस पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी अलग रहेगा। ऐसा कोई फिक्स प्रोसेस नहीं होगा जो मैं आपको बता दूँ और वो हर किसी पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का बॉडी अंदर से अलग, तो हर किसी का प्रोसेस भी अलग। वाटर लेवल कितना इम्पोर्टेंट है एक एथलीट के लिए? एक एथलीट के लिए क्या, या फिर नॉर्मल बॉडी के लिए भी आप पूछ सकते हो कि ये अपना बॉडी 70% वाटर रहता है। एथलीट तो उस वाटर से खेलता है क्योंकि उसको उसके कैटेगरी का वो रिक्वायरमेंट रहता है। जो चीज़ें मैं फ्रैंकली बोलूँ कि बॉडी को हार्म करती है, और एथलीट को खेलने से पहले उसे पता होता है कि उसको ये हार्म करने वाले, अगर वो अपने बॉडी को डिहाइड्रेट करने वाला है कंपटीशन में जाने से पहले, तो वो पूरा कैलकुलेशन रहता है उसका कि वो इतने हद तक हार्म करने वाला है। उसके बाद वो रिवर्स डाइटिंग या फिर रिवर्स वो फिर से हाइड्रेट करना एंड ऑल, वो सब चीज़ें एथलीट को पता होती है। तो जो कोई भी ऐसे मुंह उठा के बोल देते हैं ना कि ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं, अपनी बॉडी को किस लिए हार्म करते हैं एंड ऑल, तो जो एथलीट है उनको पूरी तरह से अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं अपने बॉडी के साथ। उनके पीछे उनका एक कोच, डॉक्टर, वो सारी चीज़ें रहती है। मैंने बोला कि ये एक्सपेंसिव हो जाता है इसी चीज़ें की वजह से, कि उनका कोच, उनका डॉक्टर रहता है, उनको पता है उनको कितने लेवल तक हार्म करना है, उसके बाद उसको रिवर्स भी कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें अगर नॉलेजेबल बंदे के पास जाओगे तो खर्चा होगा, लेकिन आपके रिस्क, बॉडी का या फिर मरने का रिस्क नहीं रहेगा ऐसे। अच्छा, मॉर्निंग को उठ के क्या करना चाहिए? पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मेरे बहुत सालों से एक ही रूटीन है कि मैं एक हॉट वाटर, थोड़ा सा वार्म वाटर में ना पिंच ऑफ सिनेमन और 3 to ड्रॉप्स ऑफ लेमन ले लेती हूँ। अभी मैं ये भी क्लियर करती, ये कोई ये ऐसा फैट लॉस वगैरह का कुछ सीन नहीं है। ये बेसिकली एक डिटॉक्स वाटर हो जाता है कि जब हम लोग मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग अगर उठते हैं तो अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। उसको अगर हमें कम करना है ना, तो ये वार्म वाटर में आप सिनेमन और लेमन ले लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा लो हो जाता है, बेसिकली आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। तो ये मेरा रूटीन है। एज ए वुमेन इस फील्ड में जाना कितना सेफ है और आप क्या कहना चाहते हो उन पेरेंट्स को जिनको लगता है कि नहीं भेजना चाहिए? 100% सेफ है। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप इस फील्ड में जा भी रहे हो तो पहले उस बारे में पूरी तरह से नॉलेज ले लो कि वो कैटेगरी क्या है और उस कैटेगरी का रिक्वायरमेंट क्या है। उसमें बहुत सारे सैक्रिफाइस आते हैं, जैसे कि मेरी कैटेगरी का पूछोगे तो एक मॉडल फिजिक खेलना है तो उसके लिए उतना डाइट करना है, या फिर जैसे कि मैंने बोला कि इस फील्ड में स्टेरॉइड भी यूज़ होते हैं, तो वो कैटेगरी वाइज वो स्टेरॉइड के लेवल्स कितने रहेंगे, फिर उसका प्रिकॉशन कितना लेना है, वो भी मैटर करता है। तो आप कौन सा कैटेगरी चूज़ कर रहे हो, फिर उस कैटेगरी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और वो रिक्वायरमेंट्स अगर आप कर रहे हो तो उसके साथ आप क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो सारी चीज़ें पहले जान लो। और वो अगर आपके पैरामीटर में बैठती है कि आप ये कर सकते हो तो बिंदास खेल सकते हो, पूरी तरह से सेफ है ये। कि स्टेरॉइड बेसिकली वो हैवीली बॉडी बनाते हैं पाउडर के थ्रू, उसी की बात कर रहे हो आप? नहीं सर, ये कंसेप्ट जैसे कि आपका बेसिकली लोगों का कंसेप्ट ये है कि अरे इसने बॉडी बना, पाउडर खा के बना, पाउडर खा के लोकली यही बोलते हैं लोग। यस यस, तो ये यही बात कर रहे हो आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझे। जैसे कि पाउडर हो गया तो वो प्रोटीन पाउडर रहेगा या वे प्रोटीन रहेगा या कोई भी फॉर्म ऑफ पाउडर रहेगा, तो वो सप्लीमेंट्स है। सप्लीमेंट्स मीन्स जो आपको फूड में से मिलते हैं, जो आपके खाने में से आपको मिलते हैं, वो रिक्वायर्ड है, वो कोई गलत नहीं है। वो कोई गलत नहीं है। वो हाँ, वो तभी गलत होंगे अगर वो डुप्लीकेट ले रहे हो तो। तो जेन्युइन सप्लीमेंट खाओ
तो वो पूरी तरह से खा सकते हो। अगर कोई एथलीट भी नहीं है तो भी खा सकते हो। एक नॉर्मल बंदा भी सप्लीमेंट ले सकता है। जैसे नॉर्मली हम लोग दूध पीते हैं या फिर कैल्शियम के लिए फ़िश एंड या शेल्स या जो भी फ़िश सी प्रोडक्ट खाते हैं, तो वही आपको सप्लीमेंट के रूप में मिल रहे हैं वो प्रोसेस करके। ओके, तो वो पूरी तरह से तो सप्लीमेंट और स्टेरॉइड दोनों बहुत डिफरेंट है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ऐसे बोलो। स्टेरॉइड बहुत अलग रहता है और सप्लीमेंट बहुत अलग रहता है। लोगों को ये नॉलेज नहीं होता, ये दोनों को मिक्स कर देते हैं कि डब्बा खा रहा है मतलब स्टेरॉइड खा रहा है। ऐसे नहीं होता है। अगर वो डब्बा ले रहा है तो कौन सा डब्बा ले रहा है वो पहले देखो। ओके, ओके, कभी आपके साथ कंपटीशन में गलत बिहेव हुआ है, कोई फेडरेशन या फिर कोच? टचवुड मुझे ऐसा कभी एक्सपीरियंस आया नहीं है, ना मेरे कोच से ना किसी फेडरेशंस के सर से। मेरे कोच अगर आप पूछो मुझसे तो वो एज अ फादर फिगर मेरे लाइफ में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 9 मंथ की थी तभी मैंने अपने फादर को खो दिया था। तो ही वॉज़ लाइक माई फादर। उन्होंने हर एक मोड पे मुझे सपोर्ट किया है, फिर वो कंपटीशन के लिए हो या फिर पर्सनल लाइफ के लिए हो या फिर फाइनेंशियल हो, हर एक मोड पे वो मेरे साथ थे। तो ऐसा कभी सीन नहीं हुआ मेरे साथ। वैसे लोगों का एक ऐसा थॉट या एक बोलते हैं ना कि तू पतला है तेरे को जिम जाने की जरूरत नहीं है, तू मोटा है तो जिम जा। तो ये बात क्या है, कहाँ तक सही है? मोटे लोग को जिम जाना चाहिए, पतले लोग को नहीं जाना चाहिए, क्या है ये? हमारी सोसाइटी ने ना एक स्टैंडर्ड बना दिए है कि बॉडी हो तो ऐसा होगा तो बराबर है, कलर हो तो ऐसा होना चाहिए, आईज़ हो तो ऐसे हो, कान हो तो ऐसे हो, हाथ हो तो ऐसे हो। तो मुझे लगता है इस सारी चीज़ों से ना ऊपर उठो, और इनसे जब हम लोग ऊपर निकलेंगे, अपने मेंटालिटी को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, तो हमें दिखेगा कि मोटा और पतले से भी आगे होता है फिटनेस। कि वो भले मोटा हो लेकिन उसका हार्ट, उसका स्टैमिना, उसका स्ट्रेंथ अच्छा है तो मैटर नहीं करता वो मोटा है, अनटिल अनलेस अगर उसको खुद को मोटे से पतला होना है तो। ओके, उसको होना है तो वो उसका अलग बात है कि उसको खुद का बॉडी अच्छा नहीं लगता, उसको पतला होना है। लेकिन सिर्फ सोसाइटी स्टैंडर्ड ऐसे बनाया है कि नहीं, तुझे अगर शादी करना है तो तुझे पतला होना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे फीमेल्स, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि 6 महीने में शादी है या फिर लड़के देखने आने हैं तो मुझे पतला होना है। क्यों भाई, क्यों पतला होना है? तू फिर शादी करने के बाद फिर मोटे हो जाएंगे तो शादी टूट जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए ना। पतला होना है तो खुद के लिए हो, मोटा होना है तो खुद के लिए हो। शादी के लिए या फिर किसी के शादी में लहंगा पहनना है या फिर किसी के शादी में डांस करना है, मुझे संगीत में डांस करना है। अच्छा, ऐसे क्लाइंट आए हैं आपके पास? बहुत सारे। तो उनका गोल, ये छोटे छोटे गोल्स रहते हैं कि मेरे फ्रेंड का शादी है, उसमें मुझे लहंगा पहनना है तो मुझे पतला करके दो, हाँ बेली फैट कम करके दो। तो वो शादी में ही उनका वो गोल टूट जाता है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे और शादी जैसे हुआ उधर ही खाना शुरू। तो वो लिमिटेड छोटे गोल रखोगे तो छोटे ही दिनों में, मतलब थोड़े ही दिनों में टूट भी जाएंगे। गोल थोड़े बड़े रखो तो वो लाइफ लॉन्ग चलेंगे। जैसे कि आपने प्रोटीन की बात कही थी, जो नॉनवेज खाते हैं वो तो बेसिकली एग, फिश, चिकन, मटन, ये सबसे प्रोटीन ले लेंगे। जो वेजिटेरियन है वो कैसे ले? जैसे कि आपने बताया था पनीर, और क्या रिसोर्स है? पनीर हो गया, टोफू हो गए, वेजीज हो गए। लेकिन इसमें भी एक थिंग ऐसा है कि अगर किसी का गोल सिर्फ फिटनेस है और वो वेजिटेरियन है ना, तो एज अ कोच हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है उनको वेज सोर्स देना कि पनीर खा लो आप, उसमें थोड़ा सा फैट परसेंटेज भी आ गया तो क्या मैटर करता है, उसको फिटनेस मेंटेन करना है। लेकिन कोई ऐसे है कि जिनको फैट लॉस भी करना है और वो नॉन वेज सोर्स नहीं खा पाते, वो सिर्फ वेज सोर्स ही खाएंगे। तो वेज सोर्स में हमें डिफ़िकल्टी ये आती है कि बहुत सारी जो वेज सोर्स है प्रोटीन के, उसमें फैट परसेंटेज और कार्ब परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे कि अगर पनीर बोल दिया मैंने, तो पनीर में अगर 10 ग्राम प्रोटीन आ रहा है ना, तो उसमें 20 ग्राम तो फैट आ जाएगा। तो वो कैलकुलेशन हम लोग करें कैसे कि उनको हमें डेफिसिट पे भी रखना है। डेफिसिट इन द सेंस कि जितना कैलोरी वो बर्न कर रहे हैं उनसे कम कैलोरी उनको देना है और उनका प्रोटीन इंटेक भी फुलफिल करना है। तो उनके लिए हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर कि उनको प्रोटीन सोर्स भी देना है और उनके कैलोरीज भी काउंट करने हैं। तो वेजिटेरियन लोगों को बहुत सारे हम लोग ये ऑप्शन देते हैं कि आप वे प्रोटीन स्टार्ट करो, जैसे कि आप बोलते हो डब्बा। वो कंपटीशन में क्या देखा जाता है? सिलेक्ट करने का टर्म्स या एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या होता है? तो इसमें कैटेगरीज रहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स फिजिक, मॉडल फिजिक। मैं अपनी कैटेगरी का बता सकती हूँ आपको। अगर कोई मॉडल फिजिक एथलीट है तो उनका क्राइटेरिया रहता है कि उनको लो बॉडी फैट परसेंटेज चाहिए, बॉडी को सिमेट्री चाहिए, बेसिकली आपके लोअर को आपका अपर कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ग्लूट्स मसल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उसमें, ग्लूट मसल आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने चाहिए।
आपका मेकअप, आपका हेयर, आपके ज्वेलरीज, आपके हील्स, कॉस्ट्यूम, उनके क्राइटेरियाज है उनके कि वो कितने हील्स है तो कितने इंच के होने चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट ही होने चाहिए, ज्वेलरी हो तो कैसे होना चाहिए, टैन हो तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए। तो वो सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जो नए गर्ल्स होते हैं जो जिम शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्टिफाइड कोच को हायर करो, एक नॉलेजेबल लोगों के पास जाओ। मैंने बहुत सारे गर्ल्स, अगर आप पूछ रहे हो फीमेल्स को, ये देखा गया है कि वो यूनिसेक्स जिम में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। तो आजकल ओनली लेडीज जिम के भी ऑप्शंस है, मेरी खुद की ओनली लेडीज जिम है। तो ओनली लेडीज जिम में जाओ, वहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। उनको एक मौका मिल जाता है वहाँ पे अच्छे से अपने हिसाब से कपड़े वेयर करने का, या फिर वो हेजिटेशन नहीं रहता है। तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी, तो एक्सरसाइज करने में और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे वो एक्सरसाइज में। कोच भी साथ में है, वो भी अगर फीमेल है तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसमें फीमेल जिम है, मेल जिम में कंफर्टेबल तो मेल जिम में कर सकते हो, अगर आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर एक लेडीज़ को पूछोगे तो मैं बोल दूंगी कि उन्होंने फीमेल जिम में अगर जाते हो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, और वहाँ पे अगर सर्टिफाइड लोग भी है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप जल्दी से जल्दी ट्रांसफॉर्म कर सकते ओके, 5 चीज़ें एक बॉडी बिल्डर या फिर जो जिम करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए खाने से। हो। 5 चीज़ें, ओके। तो फर्स्ट में बोलूँगी अल्कोहल, बहुत ज़्यादा हार्म कर लेता है बॉडी को। शुगर, मैदा, जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक। 5 हो गए? यस, 5 हो गए। ओके, ठीक है। अभी हम कुछ मिथ है, वो क्वेश्चंस है कि स्वेटिंग से फैट लूज़ होता है। सर अगर ये चीज़ सही होती ना तो अपने इंडिया में कोई मोटा नहीं होता, क्योंकि अपने इंडिया में अगर आप अंबरनाथ से सीएसटी पे ट्रैवल कर लो ना तो पूरे पसीने से भर जाओगे। तो बेसिकली पसीने का और आपके फैट का कोई लेना देना नहीं होता है। अपने बॉडी को स्वेटिंग होना या फिर पसीना आना, ये आपके बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए होता है, कि बहुत ज़्यादा अगर हीट होने लगे तो आपके बॉडी में से छोटे छोटे सेल्स मरने लगते हैं। वो ना मरे इसलिए अपने बॉडी में से जो वाटर का लेवल रहता है वो अपने जो स्किन के ऊपर पोर्स रहते हैं वो उससे बाहर आ जाता है, और वो पीएच लेवल मेंटेन हो जाता है। तो वो उसके ऊपर है, मतलब इसका कोई उसका फैट से कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत सारे मैंने क्लाइंट्स ऐसे देखे जो मुझे बोलते हैं कि वो फॉरेन्स में कैसे वो जैकेट पहन के एक्सरसाइज करते हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे। तो उनको मैं कहना चाहूँगी, फॉरेन में टेम्परेचर माइनस में रहता है, इसलिए उनको रिक्वायरमेंट रहता है कि उनको जैकेट पहन के वो सब एक्सरसाइज करना है। अगर आप यहाँ के टेम्परेचर में भी, मतलब अपना टेम्परेचर कभी कभी 30 तक भी चला जाता है, उसमें भी अगर जैकेट पहन के कर रहे हो तो फैट लॉस से पहले तो एग्जॉस्ट होके मर जाओगे तुम लोग। तो वो चीज़ें अवॉइड करो, प्रॉपर गाइडेंस लो, उसके बाद वो सब चीज़ें करो। ओके, ये कहते हैं कि अगर एक वुमेन जिम करती है तो उसका जो बॉडी है एक मेल जैसा दिख जाता है, बॉडी शेप क्या है? सर मैं 6 साल से जिम कर रही हूँ, यही रीज़न है कि अभी आप मैंने जैकेट निकाल के रख दिया है कि आप मुझे देखो, मैं मेल जैसे दिख रही हूँ क्या आपको, तो एक लाइव एग्जांपल मिल जाएगा आपके सामने। तो ऐसे नहीं होता है। मैं सारे जो भी गर्ल्स है, वुमेन्स है, उनको कहना चाहती हूँ कि फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन्स नहीं रहते। जैसे कि मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन, जो बॉडी बिल्डिंग हार्मोन है, वो बहुत कम रहता है फीमेल बॉडी में। तो आप कितना भी पटक लो, कितना भी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लो, अनटिल अनलेस अगर वो हार्मोन आप एक्सटर्नली बॉडी में इंजेक्ट नहीं करते, तब तक आपका बॉडी मेल जैसा नहीं बनने वाला है। कितना भी हेवी एक्सरसाइज करो, कितना भी वेट ट्रेनिंग करो। बहुत सारे लोग ना यूट्यूब पे वो ऐसे गर्ल्स देख लेती है या फिर बॉडी बिल्डिंग एथलीट देख लेती है, जिनकी वजह से उनको ये डर बैठ जाता है कि जिम में जाने की वजह से ऐसे बन जाते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो बॉडी बिल्डिंग एथलीट रहते हैं, उनके स्टेज का वो क्राइटेरिया रहता है, वो एक्सटर्नली वो हार्मोन्स या फिर वो स्टेरॉइड बॉडी में डाल देते हैं। उनको पता होता है उनके बाद उनका बॉडी कैसे होने वाला है, उनके फील्ड का ये रिक्वायरमेंट रहता है, इसलिए वो सब करते हैं। आपका बॉडी वैसे कभी नहीं बनने वाला है। वैसे लोग कहते हैं कि तुम्हारा एज नहीं है, बॉडी तुम्हारा हाइट लॉक हो जाएगा, अंडर 18 हो तुम जिम नहीं कर सकते। जिम करने का राइट एज क्या है? ये बहुत बड़ा मिथ है जिम के बारे में कि 18 के बाद अगर 18 से पहले अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपका हाइट ब्लॉक हो जाएगा एंड ऑल। ऐसा कुछ नहीं होता है। एट द एज ऑफ 6 आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। वो प्लस आपके ग्रोथ के लिए या फिर हाइट के ग्रोथ के लिए वो और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ऐसे उसकी वजह से आपका हाइट एंड ऑल वो कुछ ब्लॉक नहीं होगा। अच्छा, एक फन एंगेजमेंट का क्वेश्चन है। अगर आपको कोई सेलिब्रिटी को ट्रेन करने का मौका मिले, आप किसको करेंगे और क्यों? ओके,
मुझे अगर सेलिब्रिटी पूछोगे तो बेसिकली पर्सनली मुझे जैकलिन फर्नांडिस का जो फिजिक है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर मुझे उसका ट्रेन करने को मिल जाता है तो मज़ा आ जाएगा। आपका रोल मॉडल? मेरा रोल मॉडल अगर आप पूछोगे तो मेरी माँ के अलावा मैंने किसी फाइटर को देखा नहीं है कभी। वो एक लाइव एग्जांपल थी मेरे सामने, जो एक अपने पति को खोने के बाद, अपने बेटे को खोने के बाद भी जो बंदी खड़ी रही है, उससे मैंने बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ। मैंने लाइफ से उससे ही बहुत ज़्यादा सीखा है और वही चीज़ें फॉलो की है। एक मेमोरेबल मोमेंट आपके जर्नी का? याद करना पड़ेगा मुझे, सारे ही मोमेंट स्पेशल है मेरे लिए। हर एक चीज़ जो अचीव की है, जो लाइफ ने मुझे सरप्राइज़ दिए है। एक चीज़ है जो इसी साल हुई थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बोला कि इसमें कैटेगरीज रहते हैं। मैं नेशनल के लिए गई थी और जैसे कि मैं अपना मॉडल फिजिक खेलती हूँ, तो उसमें बॉडी बिल्डिंग भी एक कैटेगरी रहता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसका जो क्राइटेरिया है या फिर उसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहता है उसका बॉडी मेरा नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे अलाउ किया था कि आप दोनों कैटेगरी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा था। तो आई वाज लाइक कि ट्राई करके देखते हैं ना। इसमें मुझे उसके पोजेस पता है कि कैसे देने हैं ऑल, लेकिन उस कैटेगरी का जो रिक्वायरमेंट बॉडी है वो मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा था कि अभी आए तो ट्राई कर लेते, ये भी खेल लेते वो भी खेल लेते, और मेरी कैटेगरी से पहले वो कैटेगरी था। तो वो कैटेगरी के लिए मैंने रजिस्टर कर दिया और खेलने चली गई नेशनल में। वो भी मेरा कैटेगरी नहीं है, उसमें भी चली गई थी। और मैं ऐसी थी कि ठीक है, टॉप 6 में भी अगर हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन का जो फ़ीस है ना वो मुझे वापस मिल जाएगा, मैं खुश, ऐसे थी। और 15-16 लड़कियाँ थी, अच्छी खासी लड़कियाँ थी। और उसमें मैंने आपको बता दूं कि सिर्फ ऐसे रैंडमली टॉप 6 में सिलेक्ट होने के लिए मैं चली गई थी। टॉप 6 में एटलीस्ट सिलेक्ट हो गए तो पैसा मिल जाएगा, ट्रैवलिंग के थोड़ा सा यूज़ हो जाएगा। और मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली वो पोजेस वगैरह वो सब दे दिए थे। और वो 15-16 में से पहले टॉप 6 सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो सब नीचे जाते हैं। वो टॉप 6 का फिर से एक राउंड होता है, फिर उसमें से टॉप 3 एंड टॉप 4 ऐसे सब उनका प्रोसेस रहता है। और मैं वो टॉप 10 में पहले सिलेक्ट हो गई। मुझे लगा चलो कुछ तो कर लिया अपन ने। फिर टॉप 6 में सिलेक्ट हो गई, तो आई वॉज लाइक हैप्पी, चलो रजिस्ट्रेशन का पैसा वापस मिल गया, ट्रैवलिंग का पैसा मिल गया, मैं खुश थी एकदम। और फिर वो टॉप 6 के बाद ना वो लोग प्राइज़ मनी जैसे चालू करते हैं, तो पहले 6 को, फिर 5th को, फिर 4th, फिर 3rd, 2 ऐसे रहता है। तो मैं फुल रेडी थी कि अभी ये मुझे अनाउंस करेंगे 6 के लिए और मैं चली जाऊंगी और 6 का वो जो भी मेरा मेडल रहेगा वो ले लूँगी। तो वो 6 किसी और को दे दिया। मैं खुश कि अपने को 5th मिल गया है, बहुत अच्छे से कर लिया हमने। 5th भी किसी और को दे दिया, मैं और खुश, अरे वाह 4th आ गए हम लोग, 4th मिलेगा। 4th भी किसी और को दे दिया। मैं उस टाइम पे ना अलग लेवल पे थी कि मैं बॉडी बिल्डिंग में मेडल लेके जाऊंगी, क्योंकि पहले फर्स्ट 3 को ही मेडल मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। वही मेडल में लेके जाऊँ, मतलब मेडल बॉडी बिल्डिंग में लेके जाऊंगी। मेरे कोच उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। मुझे ऐसा था कि खुश, मैं मेडल लेके सर के पास जाऊंगी कि मुझे ये मिल जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस कैटेगरी में मुझे सिल्वर मिल गया था। मतलब मैंने 6 का सोचा था और सिल्वर मिल गया, जस्ट बिकॉज कि जब बाद में मैंने वो जब मेरा सब परफॉर्मेंस देखा था ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस था ना मेरा वो शो करने का, मतलब बॉडी शो करने का, क्योंकि प्रेशर नहीं था ना कि मेडल लेके जाना है, प्रेशर कुछ भी नहीं था कि ऐसे कि परफॉर्म करो, अपना कैटेगरी इसके बाद है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मेमोरेबल हो गया था मेरे ये जर्नी में, जो मैं बोलती हूँ कि अगर आप प्रेशर में नहीं खेलते ना तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते थे। वो मेरा एक्सपीरियंस हो गया उसमें। लाइफ में हार कितना इम्पोर्टेंट है, क्या मैटर करता है हार? जैसे कि मैंने आपको बता दिया ना सर, मैं बहुत खुश हो गई कि उसमें मुझे ना एक एक्सपेक्टेशन नहीं और सिल्वर मिल गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये ऐसा हमेशा नहीं होता था ये 4 साल में। ये 4 साल में जैसे मैं कम्पीट कर रही हूँ, मुझे गोल्ड 4थे साल मिला था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक मुझे गोल्ड नहीं मिला था। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी सिल्वर लेके घर पे चली जाती थी। और फर्स्ट सेकेंड ईयर तक तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि हम लोग सीख रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। थर्ड ईयर तक बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया था, 3 साल तक डाइट, 3 साल तक एक्सरसाइज, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन भी था कि गोल्ड लेके जाएंगे घर पे। और उस टाइम पे भी अगर सिल्वर मिलता है ना, तो सिल्वर वाले को ना ब्रॉन्ज से ज़्यादा बुरा लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि थर्ड आओ चलता है, सेकंड आते ना तो वो लाइन से थोड़ा सा ही दूर थे और रह गया ना, कैसा तो थोड़ा सा रह गया था। चलो थर्ड आए, फोर्थ आए तो ऐसा लगता है कि और मेहनत करना पड़ेगा, अपन और ज़्यादा दूर है। सेकंड वाले को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जो मुझे लगा था।
लेकिन वो हार मेरे लिए इसलिए ज़रूरी थी कि वो जब सिल्वर लेके मैं घर पे आती थी ना, तो वो था कि नहीं गोल्ड लाना है और मेहनत करना पड़ेगा। और तो वो जो मेरा प्रोग्रेस हुआ है या फिर वो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, मुझे नहीं लगता वो गोल्ड मिलने के बाद होता। तो वो हार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपने सोचा था आप टाइटल जीतेंगे? सोचे तो है सर, मतलब जैसे खेलना शुरू किया था तो सोचा था कि मेडल चाहिए करके। और अगर उतना एक्सपेक्टेशन नहीं कि रखा था कि मैं नेशनल तक भी पहुंच जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता था ये और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे मैं नेशनल तक पहुंच भी रही हूँ और वहाँ पे जाके मेडल भी ला रही हूँ ना, तो वो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि कर रहे अपन कुछ, तो उसका मिल भी रहा है कुछ। विनर होने के बाद क्या महसूस होता है? बहुत अलग फीलिंग होता है सर, शायद मैं वर्ड्स में अच्छी तरह से बता नहीं सकती, लेकिन ट्राई करती हूँ थोड़ा बताने का। कि जब मैं विनर होती या फिर वो मेडल मुझे मिलता है ना, तो वो मेडल के सामने ना मुझे मेरा पूरा साल नज़र आता है पीछे का, कि क्या क्या मैंने सेक्रीफाइस किया है। मेरे बाजू में कोई पूरी खा रहा है, फिर भी मैं बॉयल फूड खा रही हूँ, या फिर वो अंडा खा रही हूँ, या फिर बॉडी पेन है, इंजरी है, उसमें भी उठ के अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, वो कंसिस्टेंट रह रहे हैं। क्योंकि वो पूरा थ्रू आउट द ईयर वो करना है ना, ऐसे नहीं कि एक दिन करना है, एक हफ्ता करना है। कंपटीशन का डेट जब आएगा तब तक करना है, और उसमें भी हमें मेडल मिलने वाला है कि नहीं वो पता नहीं है। वो सारे स्ट्रगल, अगर पर्सनल लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स आ रहे हैं वो अलग, फाइनेंशियली क्राइसिस आ रहे हैं वो अलग, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करो और फिर भी खेलो, अपना पैशन को फॉलो करो। सोसाइटी के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी, वो सब मेंटेन करके या फिर उनको इग्नोर करके अपना कंसिस्टेंसी रखो, एक्सरसाइज रखो। ये सारी चीज़ें ना उधर से फ्लैशबैक हो जाती है वो एक ही मोमेंट में, जब हम लोग मेडल जीत लेते हैं या फिर कोई टाइटल मार लेते हैं। तो इसीलिए शायद सारे एथलीट के आंखों में आंसू आ जाता है जब उनको वो प्राइज़ मिल जाता है तब। ये जो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, ये एक ट्रेंड चल रहा है, 30 डेज चैलेंज, फिटनेस चैलेंज, इस पे आप कुछ कहना चाहोगे? बेसिकली कैसे ना सर, हमारा जो इंडस्ट्री है ना वो सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस सेल करते हैं हम लोग। जैसे कि कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसको अट्रैक्टिव पैकेजिंग बना के सेल करेगा, या फिर कुछ बाय वन गेट वन फ्री दे के सेल करेगा, जिससे कस्टमर वो बाय करेगा। अगर कोई फिटनेस इंडस्ट्री वाला सर्विस सेल कर रहा है ना, तो वो अभी मार्केटिंग ऐसी हो गई है कि अगर जो लोगों को सुनना है वही हम बोलेंगे ना, तो वो खरीदेंगे। लोगों को ये नहीं सुनना कि इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए सालों साल करना है एंड ऑल, ये तो आप लोग ने भी सुन लिया, लेकिन पर्सनली अप्लाई नहीं होगा ना। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये 30 डेज़ में हो जाएगा, तो आप स्टार्ट तो कर लोगे ना एटलीस्ट। कोई भी ऐसे सुनने के लिए अच्छा लगता है कि अरे 30 डेज़ ही करना है ना, तो हम लोग कर लेते। बेसिकली वो जो कोच है या फिर वो फिटनेस इंडस्ट्री है, वो स्टार्ट करवाना चाहते हैं या फिर अपना सर्विस सेल करवाना चाहते हैं। इससे होगा ये कि जिसने स्टार्ट कर लिया उसको शायद मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और जो 21 डेज़ का आपने एक फ़िलासफ़ी का ये सुना होगा कि 21 डेज़ तक अगर हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं या फिर नहीं करते, तो वो आदत छोड़ भी सकते हैं और वो आदत हम लोग लगा भी सकते हैं। तो 30 डेज़ का अगर चैलेंज देते हैं, सुनने में अच्छा भी लगता है, बंदा उठाता भी है और वो करता भी है, तो शायद से उसका हैबिट हो जाएगा। उसको रिजल्ट आने के लिए सालों ही लगने वाले। बेसिकली ये सर्विस इंडस्ट्री का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। यस। ओके, जिम में मोटिवेशन चाहिए या डिसिप्लिन चाहिए? हाँ, डिसिप्लिन चाहिए सर, कोई भी चीज़ में, वो जिम हो या कुछ भी हो। अगर मोटिवेशन है तो वो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप हर दिन हर रोज़ मोटिवेटेड नहीं रह सकते। लेकिन अगर कोई बंदा डिसिप्लिन है, उसको मन नहीं है तो भी जिम जा रहा है, मन नहीं है तो भी डाइट कर रहे, क्रेविंग हो रहे तो भी वो वही खा रहा है जो उसके डाइट के लिए रिक्वायरमेंट है, तो उसको डिसिप्लिन कहा जाता है। और जो बंदे डिसिप्लिन होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। आप यहाँ तक पहुँचने में कहीं न कहीं आपके जो कोच, जो ट्रेनर थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हो? जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं जब बोल भी रही है तो मेरे थोड़ा सा अजय सर मेरे लाइफ में ऐसे पार्ट थे ना, कि जब कोई मुझे जानता नहीं था या फिर कोई मुझे पहचानता नहीं था, तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था कि बच्चा कर सकता है तू। और मैंने जैसे कि बताया कि ये फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, एक्सरसाइज, डाइट एंड ऑल ये सब रहता है। और अगर हम लोग किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आ जाते हैं कि बॉडी ड्रेन है, एक्सरसाइज की वजह से पेन है, तो उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर उतना ज़्यादा फील्ड पे या फिर काम में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आ गया है। वो चीज़ें अजय सर ने
हैंडल की या फिर वो चीज़ें लेट गो की है मेरी कि उनको पता है एक एथलीट क्या बेयर करता है, वो खुद एक एथलीट है। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें की है जस्ट बिकॉज मैं ये खेल पाऊँ, मैं ये खेल सकूँ या फिर मैं ज़िंदगी में कुछ बन सकूँ, आगे बढ़ पाऊँ। तो ये सिर्फ एक कोच नहीं करता है, ये कोई जैसे मैं बोलती हूँ मैं मेरे फादर फिगर है, वो फादर जैसे मेरे साथ में थे, हमेशा मुझे गाइड किया है, मुझे सब हर एक पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे मेरा साथ दिया है। और मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह मेरे लाइफ में और कोई ले सकता है, कभी भी नहीं। ग्रेट। ओके, हम लोग इस एपिसोड के एंड में आ चुके हैं। आई होप इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ लर्निंग, कुछ मोटिवेशन, कुछ इंकरेजमेंट विद द इमोशन। थैंक यू सो मच मैम शो में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।